नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 4 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और सुबीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप चारों मेहमानों का। इस वक्त एक ही चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि महाराष्ट्र में ये जो एनसीपी है और ये जो पवार फैमिली है, इसकी ताकत किसके हाथ में है। इस वक्त पूरी हलचल इसी को लेकर जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में खुलकर बहू बनाम ससुर की लड़ाई देखने को मिल रही है। आज शाम को सुनेत्रा पवार जेपीटी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं, लेकिन ससुर शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। सुनेत्रा पवार का गेम प्लान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुनेत्रा पवार हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। अजीत पवार जब तक थे शायद उन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर यह मंत्रणा की थी। 17 जनवरी की एक मीटिंग की तस्वीरें लगातार जो है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस मीटिंग में यह तय हुआ था कि कमान बहुत जल्द सिर्फ अजीत पवार के हाथ में जा सकती है और पार्टी का एक बार फिर से विलय हो सकता है और सारी दूरियां जितनी हैं वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन असमय देहांत हो जा रहा अजीत पवार का अब सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाला। वो आज शपथ भी ले लेंगे शाम को। शरद पवार अचानक से मीडिया के सामने आते हैं। वो ये कहते हैं कि 13 दिन का तो इंतजार होना चाहिए था, जो सूत्रों के हवाले से भी हमें जानकारी मिल रही है कि 13 दिन का इंतजार तो होना चाहिए था। जब अंतिम संस्कार हुआ, जब अस्थि विसर्जन हुआ, तब तक तो सुनेत्रा पवार, जय पवार, पार्थ पवार ये सब साथी में थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बार भी इत्तला नहीं दी, एक बार भी शरद पवार से सुनेत्रा पवार ने पूछा नहीं, बताया नहीं कि वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और पार्टी की विलय तो होना बहुत दूर की बात है। 17 जनवरी 2026 की जिस मीटिंग की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी मीटिंग को लेकर है। मीटिंग में एनसीपी शरद पवार गुट के राजेश टोपे भी शामिल थे। बैठक में क्या चर्चा हुई, किस बात पर अजीत दादा और शरद पवार के बीच में बात हुई, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए जो मीटिंग में मौजूद थे। काय म्हणायचं तुम्हाला? एक मिनिट आहे का? 17 जानेवारीला एक राम गौरव बैठ बुक खाली घेतला. आम्ही गेलो होतो कृषी प्रदर्शनाला. कृषी प्रदर्शनाच्या निमित्ताने दादांनाही पवार साहेबांनी नाश्त्याला बोलवलं होतं. दादा नाश्त्याला आले होते. आमची बैठक त्या निमित्ताने अनौपचारिक बैठक झाली. इच्छा दोन्ही पक्षाची एवढी आहेच की आपण सगळ्यांनी एकत्र राहिलं पाहिजे आणि आम्ही साहेबांना विनंती केली की साहेब आपण एकत्र राहिलं तर बरं होईल, एवढीच, बाकी काय. अब शपथ ग्रहण जब सुनेत्रा पवार का एकदम सामने दिखाई दे रहा है, सुमीर जी, लगातार शरद पवार गुट की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लें, लेकिन समझौता क्यों करें, किस लिए करें? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। यह तो होना ही था कि सुनेत्रा पवार ही पार्टी की कमान संभालेगी और शरद पवार को ये क्यों लगता है या सुप्रिया सुले को ये क्यों लगता है कि भाई सुनेत्रा पवार मंत्री बनने से पहले वो शरद पवार से चर्चा करे, वो सुप्रिया सुले से बात करे कि भाई क्या मुझे मंत्री बनना है या मुझे पार्थ को बनाना है या कब शपथ ग्रहण होना है या विभाग को लेकर क्या बात होना है। भाई पार्टी अलग हो चुकी थी, शरद पवार की अलग पार्टी है, एनसीपी पूरी अजित पवार के साथ थी और अजित पवार जिस तरीके से राजनीति करते रहे वह पार्टी की बातें बहुत ज्यादा घर में शेयर नहीं करते रहे। अगर विलय की बातें हो रही होगी शरद पवार के साथ तो बहुत सी बातें उन्होंने घर में भी नहीं बताई होगी, जब फाइनल होगा तब बताएंगे। सुनील तटकरे से उन्होंने बात की होगी, प्रफुल्ल पटेल से उन्होंने बात की होगी और खुद शरद पवार से वो बात कर रहे होंगे विलय को लेकर कि भाई विलय होगा तो सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा, कौन प्रदेश की राजनीति करेगा, दिल्ली की राजनीति में क्या होगा, सुप्रिया सुले की क्या भूमिका होगी, अजित पवार क्या देखेंगे, शरद पवार क्या देखेंगे, बाकी शरद पवार के साथ जो 10 विधायक है उनकी क्या भूमिका होगी, शरद पवार के जो सांसद है 8 उनकी क्या भूमिका होगी, प्रदेशों के केंद्र में कैसा हस्तांतरण होगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेगा, तमाम चीजें थी जो पेंडिंग थी, चर्चा चल रही थी। अब अगर शरद पवार को लगता है कि भाई अजित पवार नहीं और मैं पार्टी विलय हो जाए और मुझे सर्वश्रेष्ठ माना जाए, मैं से पूछ कर सारे निर्णय हो, तो मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर अभी सुनेत्रा पवार को प्रफुल्ल पटेल सलाह देने के लिए, छगन भुजबल सलाह देने के लिए, वहां पर उनके अध्यक्ष सुनील तटकरे सलाह देने के लिए, तो निश्चित रूप से यह तय हो गया था। और जिस तरीके से भी 48 घंटे पहले ही निधन हुआ था अजित पवार का और कल यह फैसला हुआ
कि अब इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। दुख अपनी जगह है, लेकिन राजनीति भी अपनी जगह, और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हो सकता है सुनीता पवार ने कहा होगा कि मैं कुछ समय लेना चाहती हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा होगा कि अभी ये समय ऐसा नहीं है, दुख आपका हम सब साथ में, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि आप तत्काल जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि पार्टी में प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि क्या प्रफुल्ल पटेल को कमान सौंपी जाएगी, क्या सुनील तटकरे को सौंपी जाएगी, क्या ये विलय होकर बंबई में मुलाकात होगी और शरद पवार को कमान सौंपी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि सुनीता पवार ने तय किया, पार्टी ने तय किया, और स्वाभाविक अजित पवार के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक जो गेम प्लान की जो हम बात कर रहे हैं विजय जी, वो गेम प्लान तो साफ दिखाई दे रहा है। सुनेत्रा पवार पार्टी का सिंबल, एनसीपी, फिर एनसीपी की जो लेगेसी है, जो अजित पवार की लेगेसी है, और जो मंत्रालय भी है, वो उस पर अब एकाधिकार चाहती हैं और इस तरह से वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या ये जो मौजूदा घटनाक्रम है इसी तरफ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, वो तो अभी उनके पास है ही एक तरह से, उसमें चाहने नहीं चाहने वाली कोई बात नहीं है कि चाहती हैं। 17 जनवरी की बात जो हो रही है, विलय की बात हो रही है, तो विलय के बाद भी अभी देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, किसके पास पावर है? पावर तो अजित पवार गुट के पास है ना, यानी आज सुनेत्रा पवार के पास है। तो अब शरद पवार साहब के गुट को या शरद पवार साहब को तय करना है कि क्या वो इस पार्टी के साथ मर्जर करना चाहते हैं अपना जी, क्या वो जो इंडिया ब्लॉक है या महाविकास अघाड़ी है उससे अलग होना चाहते हैं। ये तो होगा नहीं कि मर्जर होगा तो सुनेत्रा पवार इंडिया ब्लॉक में आ जाएंगे, ऐसा तो कोई समझदारी कोई करने वाला नहीं है। तो वहां पर वो आकर कैसे करती हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ही बनेंगी, जो भी बात कहें आप, इसको परिवारवाद कहें, जो भी कहें, राजनीति कहें, जो भी स्थिति है वहां पर है। अब शरद पवार साहब के पास एक मौका है कि वो अपनी पार्टी को मर्ज करके क्या वहां एनडीए में शामिल होना चाहते हैं जी। इस पर भी बहुत बात होती रही है। समीर जी बता सकते होंगे ज्यादा विषय, कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही है। केवल संगठन में कौन प्रभारी बने, मुझे लगता है कि शरद पवार जी तो नहीं करेंगे। अब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के बीच में क्या हो सकता है, इस बात की ज्यादा चर्चा होगी, और कैसे संगठन का मर्जर किया जाए इस पर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं हो जाएगा मर्जर। आज नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि शरद पवार साहब चाहेंगे कि भाई उनका दबदबा उस पर बना रहे। लेकिन इस स्थिति में जो एनडीए में से कहीं जाएंगे वो अजित पवार की पार्टी, वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। सुनेत्रा पवार ही वहां पर मंत्री बनेंगी, पार्थ पवार को क्या राज्यसभा भेजा जाएगा या जो भी उनका वैसे भी कहीं से भी विधायकों का टूटना और छूटना या कटना तो तब संभव होता है जब आपके पास सत्ता ना हो। सुनेत्रा जी को ये समझ में आ रहा होगा ना, यदि वो देर करते तो हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाती कि भाई ये बात बन रही है कि शरद पवार के साथ कहीं चले जाएंगे तो उसके विधायक भी तो वहां से जा सकते थे ना। इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दी फैसला किया। सुनेत्रा पवार अगर ये आशंका भी रही तो सुनेत्रा पवार शरद पवार को एक बार बता सकती थी, लेकिन शरद पवार को तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं दी। वो खुद जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है वो पता चल रहा है कि राहुल जी वो लोग साथ ही में थे, सब कुछ हमने अपनी आंखों से तस्वीरों में देखा, पूरा परिवार एक साथ था। फिर अचानक से रात को एक मीटिंग शरद पवार ने बुलाई जिसमें सभी अपने घर के सदस्य ही मौजूद थे, लेकिन घर के सदस्यों में कौन नहीं था? सुनेत्रा नहीं थी, ना पार्थ था, ना जय था। कोई तो कारण रहा होगा, वो ये नहीं चाहती होंगी कि शरद पवार के साथ चर्चा करें कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या पार्टी का विलय नहीं चाहती हैं। दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। आज सुबह पार्थ पवार जो हैं वो शरद पवार से मिलने गए थे जी। उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और बैठक चल भी रही थी। जब तक हमने बात करनी शुरू की उससे पहले तक बैठक चल रही थी। तो ऐसा भी नहीं है कि परिवार में सब कुछ टूट गया है, नहीं तो पार्थ पवार क्यों जाते शरद पवार के पास अगर यही सब कुछ हो रहा होता। दूसरा देखिए, इसमें बीजेपी की भी भूमिका है। जो महाराष्ट्र के गलियारों में बातचीत चल रही थी उसमें यह भी था कि बीजेपी हरगिज नहीं चाहती कि ये जो मर्जर है वो दोनों गुटों के बीच में हो। उसका कारण भी उनको था, अगर शरद पवार इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और शरद पवार इसके मतलब मर्ज होने के बाद उस पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें उसमें बढ़ेगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि शरद पवार जिस तरह के पॉलिटिशियन है वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ एनसीपी के अंदर भी, अजीत पवार गुट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि अगर ये मर्जर होता भी है तो भी सुनेत्रा पवार के हाथ में लगाम रहे, ताकि शरद पवार जब आने वाले दिनों में कोई भी इलेक्शंस होंगे तो उनकी जो अजीत पवार गुट के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन ना। सर एक बड़ी खबर है, मैं सर बड़ी खबर बता देती हूँ दर्शकों को। एनसीपी कल रात शरद पवार ने एक बैठक बुलाई थी और इसी मीटिंग की मैं बात कर रही थी कि शरद पवार ने कल बैठक बुलाई, दोनों गुटों के भविष्य को लेकर चर्चा के लिए ही ये बैठक बुलाई गई थी। सुनेत्रा पवार लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं हुई।
बैठक के एजेंडे में पार्टी का विलय ही शामिल था। बैठक में सत्ता के बंटवारे पर भी चर्चा, पार्थ पवार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। अब सचिन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सचिन चौधरी, बुलाई ही इसलिए थी यह बैठक कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ये तय कर ले कि अब पार्टी का विलय होगा तो कैसे होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ना सुनेत्रा ना पार्थ कोई इस मीटिंग में शामिल नहीं था। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर शरद पवार और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो नाराज है, क्योंकि शरद पवार ने सुबह ही इस तरह से बात कही कि अस्थि विसर्जन तो सुनेत्रा पवार उनके हमारे संपर्क में थी, लेकिन उसके बाद जो शाम को निकल गई उसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी और इसके लेकर वो काफ़ी व्यथित नजर आए। उनकी कोशिश ये थी कि शरद पवार गुट की कोशिश ये थी कि पहले मर्जर हो जाए, कुछ दिनों तक रुका जाए, मर्जर हो जाए, मर्जर के बाद दोनों जो धड़े हैं वो सत्ता में शामिल हो। लेकिन उस पर झटका लग गया है उसको, और मर्जर पर जो है ब्रेक लग गया है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे जो कद्दावर जो कोर टीम के नेता है वो मर्जर को लेकर कोई उत्सुकता दिखाई नहीं रहे। सभी नेता ये कह रहे कि फिलहाल उनके सामने ये मुद्दा नहीं है, उनके सामने तो मुद्दा है कि पार्टी का विधायक दल का नेता चुनना, डिप्टी सीएम बनाना, सरकार में जो है हम शामिल है तो सरकार को हम रोक नहीं सकते, सरकार के कामकाज को जो है वो हम जो बाधित नहीं कर सकते। तो वो इस मामले को लेकर जो है पहले से ही मर्जर को लेकर, जब अजित पवार भी थे तब भी वो उत्सुक नहीं थे। आप इसलिए देखें ना, 17 जनवरी का जो वीडियो है उसमें सिर्फ अजित पवार है और बाकी सारे नेता जो है वो शरद पवार गुट के हैं। तो मर्जर को लेकर पार्टी में दो राय थी, अजित पवार के होते हुए भी दो राय थी, वो कभी भी जो बाकी नेता है अजित पवार अगर इस मर्जर के सहमति में थे तो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, इनकी क्या राय थी? ये आपको आपके सोर्सेस क्या बताते हैं? बिल्कुल वो विरोध में थे, इस मर्जर को लेकर वो उत्सुक नहीं थे। शुरू से जो है उनका विरोध था। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, ये लोग जो है वो मर्जर के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि कई दौर की मीटिंग हुई अजित पवार की जयंत पाटिल के साथ, उनके जो दूसरे नेता है उनके साथ, खुद शरद पवार के साथ, सुप्रिया सुले के साथ, लेकिन वो हर मीटिंग में अजित पवार अकेले थे। ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी कि जहाँ पर ये सभी एनसीपी के नेता यानी कि प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के साथ हो, सुनील तटकरे अजित पवार के साथ हो और सबने एक साथ मीटिंग की। ऐसा कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अजित पवार ने हालांकि इसकी सूचना, उसकी संकेत जो है वो दे दिए थे उनके पार्टी के नेताओं को, लेकिन बातचीत के दौर में वो शामिल नहीं थे। शायद ये भी वजह रही होगी कि बातचीत आगे ना बढ़े, इसलिए अजित पवार जो खुद ही इस बात को हैंडल कर रहे थे, और जब उनका तभी विरोध था तो अभी वो बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएंगे सबसे सचिन आप रहे हमारे साथ, समीर भी से इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं। जी समीर बोलें। बिल्कुल मीनाक्षी, जयंत पाटिल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। सारा का सारा नेगोशिएशन जो है जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच में चल रहा था। मुंबई में जयंत पाटिल का जो घर है, जो निवास स्थान है, वहां पर लगभग 8 से 10 बैठकें ऐसी हुई हैं जिसमें सिर्फ जयंत पाटिल और अजित पवार शामिल हुए थे। जो जयंत पाटिल ने खुद सामने आके इसकी जानकारी अभी शेयर की है कि बैठकें लगभग 8 से 10 बैठकें हुई, उसमें अजित पवार ने पूरी तरह से मंशा व्यक्त कर दी कि बहुत हो चुका, मुझे साहब के साथ काम करना है, यानी शरद पवार के साथ फिर से काम करना, जुड़ना है, और ये जरूरत है कि दोनों पार्टियों का, दोनों फैक्शंस का मर्जर हो जाए। उसकी रूपरेखा, उसकी सारी भूमिका लगभग तय हो चुकी थी। 12 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी। ये जानकारी जयंत पाटिल ने सामने आकर दी है कि सारी भूमिकाएं तय हो चुकी थी, और इसकी जानकारी जब उनसे पूछा गया क्या आपके पार्टी के लोग, जो बाकी के नेता हैं, क्या वो तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो शब्द है वो मेरे बाकी के नेता नहीं टालेंगे, और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को इस बात की जानकारी दी गई है। ये बात जयंत पाटिल ने अपनी ओर से कही है, क्योंकि काफी जो बैठकें हुई हैं उसमें शरद पवार को भी इसके बारे में बाद में एक जब जिला परिषद के चुनाव जाहिर होने थे उस संबंध में भी बैठकें हुई, और ये रूपरेखा तय हो चुकी थी। मुझे तो एक वो बयान भी याद है जिसमें अजीत पवार कह रहे थे इसी विलय की बात को लेकर, पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने कहा था आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन अब अजीत पवार तो इस दुनिया में रहे नहीं। मीटिंग में और क्या क्या चर्चा हुई थी, क्या रूपरेखा बनी थी, मर्जर के बाद फिर इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े होना है, बीजेपी के साथ खड़े होना है, सरकार में आप डिप्टी सीएम के पद पर थे, उसकी क्या तस्वीर होगी, ये फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बस एक जानकारी दिनेश आप मुझे दें, सुनेत्रा पवार इस वक्त कहां पर हैं? सुनेत्रा पवार इस समय देवगिरी बंगले पर है, जहां पर करीब 1 घंटे तक उन्होंने सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठक की।
इस बैठक में आज के विधायक दल के दौरान बैठक के दौरान क्या क्या चीजें होंगी, क्या प्रक्रिया होती, किस तरह से सीएलपी चुना जाता है, इस तमाम प्रक्रियाओं के बारे में प्रफुल्ल पटेल और तटकरे ने उन्हें जानकारी दी और अब से करीब 1 घंटे बाद वो अपने देवगिरी बंगले से निकलेंगी इस बैठक के लिए। तो आज की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उसके साथ ही में जो पत्र भेजा जाएगा सीएम के पास इस बैठक के बाद, उसकी प्रक्रिया की जानकारी आज सुनीता पवार को दी गई। ठीक दिनेश, आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहे। राकेश जी, अगर किसी को मर्जर को लेकर थोड़ी सी भी मन में कोई भावना होती तो फिर ये सारी प्रक्रिया नहीं हो रही होती, फिर तो सुनेत्रा पवार उस बैठक में भी होती जो शरद पवार ने बुलाई थी। सुनेत्रा पवार शुरू से ही ये चाह रही हैं कि ये मर्जर ना हो, वो शरद पवार की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपनी राजनीति करें। जैसे अजीत पवार कर रहे थे वैसे अब वो इस राजनीति को आगे बढ़ाएं। देखिए, मुझे लगता है अजीत पवार जी जब शरद पवार जी से मर्जर को लेकर बातचीत कर रहे होंगे तब वो सुनेत्रा से कोई चर्चा न किए होंगे। वो दोनों की अपनी पॉलिटिक्स थी। सुनेत्रा पवार जी का जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो तभी उजागर हो गई थी जब वो बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाई थी, और उसी दबाव के चलते अजीत पवार नहीं चाहते हुए भी सुप्रिया सुले के खिलाफ उनको कैंडिडेट बनाया था। और उस चुनाव में हारने के बाद सुनेत्रा जी निश्चित तौर पे दबाव बनाई होंगी, तब उनको राज्यसभा भेजा गया। यानी सुनेत्रा पवार जी की जो राजनीतिक इच्छा है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट खड़े होने की इच्छा है, और वो जो इंडिपेंडेंट खड़े होने की इच्छा है वो इच्छा आगे चल के दोनों पार्टियों के विलय में एक बाधा तैयार करेगी। इसीलिए जो आप बात करिए क्या विलय होगा, तब शरद पवार और अजीत पवार को निर्णय करना था। उसमें अजीत पवार जो फैसला कर लेंगे उसमें प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे सुनील तटकरे हो, चाहे छगन भुजबल हो, ये कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है। जब वो शरद पवार के साथ थे तब भी विरोध की स्थिति में नहीं थे, और अजीत पवार के साथ रहते हुए विरोध की स्थिति में नहीं है। यानी दोनों चाचा भतीजों का निर्णय पार्टी में मान्य होगा, दोनों पार्टियों में। लेकिन अब अजीत पवार जी के नहीं रहने के बाद जो विलय की बात हो रही, मुझे लगता है उसमें एक समस्या पैदा होगी, और उसी समस्या को हल करने के लिए पार्टी ने तय किया कि जिस तरह 90 के दशक में संकट में घिरी हुई कांग्रेस की कमान सोनिया जी को सौंपी गई थी, उसी तरह 2026 में संकट में घिरी हुई एनसीपी की कमान सुनेत्रा जी को सौंपी गई है, और सुनेत्रा जी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। और डिप्टी सीएम बनने के पहले उनका शरद पवार जी से बात क्यों नहीं हुई? देखिए, ये इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि वो शरद पवार जी के साथ चलने को पहले भी राजी नहीं थी। यदि पहले राजी होती तो बारामती से चुनाव नहीं लड़ती। अच्छा, एक बयान है वो दर्शकों को सुनना चाहिए। सिर्फ पीसीआर डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी, अमित पाटिल का एक बयान है, और वो जो बयान है उसमें तो वो ये कह ही रहे हैं कि हमारी पार्टी को इस वक्त सुनेत्रा पवार की जरूरत है, परिवार को भी उनकी जरूरत है और पार्टी को भी उनकी जरूरत है। वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, वो मंत्रालय संभालेंगी, और मर्जर की ऐसी किसी भी बात से उन्होंने इनकार कर दिया। जरा आप ये बयान भी सुने अनिल पाटिल का। एक बार हमारा नेता फिक्स हो गया, जो विधायक तय करते हैं वही जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री की तरफ भेजा जाता है। ये कायदेशीर प्रक्रिया है, और बाद में मुख्यमंत्री जी को उसका डिसीजन लेना है। नहीं, दूसरी मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्थ पवार जो पवार साहब से मिलने पहुंचे हो, आप मीटिंग हो रही है, तो पार्थ पवार क्या पवार साहब को कन्विंस करेंगे उनको, जो क्योंकि परिवार में मतभेद सामने आ रहे हैं, ये ना हो इसलिए वो गए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि परिवार के अंदर ऐसे कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं। पवार साहब को विश्वास में लिया नहीं गया, लेना चाहिए, ये सब कुछ चीजें हैं। ये तो बात असल में उनको विश्वास में लेने की जरूरत भी है, लेकिन पहली बात ये थी कि हमारा नेता जो है वो हमको इस टाइम को किसी भी हालत में हमारा लीडर पहले चुनना, ये हमारी जरूरत लगी। एक बार उसके पहले सुनेत्रा वैनी इस पद के लिए तैयार हो, या सुनीता वैनी के साथ में हमारी नेतागण की बात करना जरूरी था। एक बार उन्होंने हाँ बोला तो उसके बाद ही पवार साहब से बात कर सकते हैं। इस सिलसिले में पार्थ पवार या कोई संपर्क करेगा। जल्दबाजी क्यों? ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कुछ दिन और थोड़ा सा रुक नहीं सकते थे, सूतक पूरा होने तक रुक नहीं सकते थे? देखो, हमारी पार्टी पहले ही अलग हो चुकी थी। हमारी पार्टी का काम पिछले 2-2.5 साल से वैसे ही चल रहा था। किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। हमें ना किसी पार्टी का यहाँ पर दबाव है, और कोई पार्टी हमारे पक्ष के अंदर हम जो निर्णय लेंगे उसके अंदर कोई दबाव डालने की जरूरत भी नहीं, और कोई डाल भी नहीं रहा। हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम हमारे बलबूते पे ही हमारे विधायक, हमारा चुनाव जो चल रहा था वो पिछले विधानसभा में,
वो हमारे बलबूते पे किया है। इसके लिए किसी का दबाव रहेगा, हमारा इंटरनल क्या डिसीजन रहेगा हमारे पार्टी के लीडर वो फिक्स करेंगे। अब पार्टी के लीडर कौन है? पार्टी के लीडर वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त सुनेत्रा वेनी को उनको इंचार्ज बनाया गया है और यही वक्त की जरूरत भी है। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको और दे दें, सुनेत्रा पवार के घर बैठक खत्म हो गई। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी शामिल रहे। जाहिर है पार्टी के आगे की नीति क्या रहेगी। एक और जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो जो फिनेंस डिपार्टमेंट है वो किसके पास चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो अजीत पवार के पास ही था, उप मुख्यमंत्री के वो पद पर थे, वही आने वाला बजट भी पेश करने वाले थे। लेकिन फिर बीजेपी के अंदर से भी आवाज आने लगी कि क्या वाकई में उनके पास जाना चाहिए, क्या ये देवेंद्र फडणवीस के पास रहना चाहिए, बजट उन्हें पेश करना चाहिए। बाकी और भी सारे मंत्रालय हैं वो सुनेत्रा पवार के पास जा सकते हैं, चाहे खेल मंत्रालय की बात करें, इसके अलावा 2-3 और मंत्रालय हैं। तो पहले बीजेपी वाले एंगल से इतर ये प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सुनेत्रा पवार, ये जो मीटिंग हुई है तो सारी सत्ता की जंग ही। निश्चित रूप से सत्ता की जंग है और मुझे लगता है कि सुनीता पवार के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। सुनीता पवार की डोर तो मुझे लगता है पार्टी के जो बड़े नेता है फिलहाल वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे है, छगन भुजबल है, ये जो लोग तय कर रहे हैं। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि शरद पवार के साथ इस पार्टी का मर्जर होगी। सबकी अपनी अपनी राजनीति है। प्रफुल्ल पटेल जानते हैं कि अगर मर्जर हो गया तो सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी, सुनीता पवार वहां उप मुख्यमंत्री बनेगी, तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल का क्या होगा। सुनील तटकरे जानते हैं कि भाई शरद पवार के करीबी रहे, अगर मर्जर हो गया तो बाद में फिर उनके साथ राजनीति क्या होगा। तो फिलहाल अभी ये सब विधायकों को, 40 विधायक है, लोकसभा में 1 सांसद है सुनील तटकरे, राज्यसभा में 2 सांसद है और 9 MLC इनके हैं और 163 कॉर्पोरेटर है। उन्हें अभी एक नेता चाहिए कि टेम्परेरी अभी एक नेता को बिठा के रखो जिसके नेतृत्व में हम अभी इकट्ठा रहे और भविष्य की राजनीति आने वाले समय में तय करेंगे। तो अभी तो 48 घंटे भी नहीं हुए, अभी सुनीता पवार को नेता बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। वित्त मंत्रालय मुझे लगता है कि फिलहाल देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे। 10 मार्च को बजट महाराष्ट्र सरकार का आने वाला है, तो सुनीता पवार की स्थिति नहीं है कि वो बजट, मतलब इससे कोई नेता नहीं रही है, पहले मंत्री नहीं रही कि वो बजट को ले सके और अगले ही महीने बजट है। तो मुझे लगता है कि इस समय देवेंद्र फडणवीस के पास, मेरा ये आंकलन है कि वित्त मंत्रालय रहेगा, बजट वो प्रस्तुत करेंगे। अगर इनका मर्जर हो जाता तो जयंत पाटिल को ये वित्त मंत्रालय मिलता है, क्योंकि वो 9 साल लगातार उन्होंने बजट पेश किया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सबसे यंगेस्ट वित्त मंत्री भी रहे हैं। अगर मर्जर हो जाता तो फिर ये इस बात की क्या गारंटी थी कि मर्जर हो जाने के बाद वो सरकार के साथ रहते भी हो सकता है? नहीं, सरकार के साथ तो रहेंगे, ये तो कहीं नहीं जा रहे। तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि महायुति छोड़ के कोई जाएगा। सुनीता पवार सरकार के साथ ही रहेंगे, अपनी टीम को लेकर इधर आ जाएंगे। शरद पवार राज्यसभा नहीं जाएंगे। शरद पवार कह देंगे कि भाई मैं इसमें कहीं शामिल नहीं हूं, मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा हूं, वो राज्यसभा भी नहीं जाते। उनकी सिर्फ चिंता है कि उनकी बेटी का भविष्य सेट हो, वो अपनी बेटी को दिल्ली में सेट करते हैं और बहू को वो अपने वहां पर सेट करते हैं। शरद पवार 85 साल के हो गए, उनका कोई राजनीतिक बहुत समय नहीं है उनके पास। ये हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिर वो मर्जर का मतलब क्या है। मर्जर का मतलब यह है कि जितने शरद गुट के भी नेता हैं वो भी अब सब महायुति के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या वो अभी होगा? क्या सुनेत्रा पवार इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर पाएंगी? क्या सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल ये चाहेंगे कि शरद पवार के साथ फिर से कोई अलायंस हो जाए? एनसीपी का बहुत सारे और सत्ता का बंटवारा हो जाए। बंगाल की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं। सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए आशीष शेलार पहुंचे हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले देखिए ब्रेक में बीजेपी की भी बात कर रहे थे कि बीजेपी क्या चाहेगी। राहुल जी, बीजेपी तो ये कभी नहीं चाहेगी कि शरद पवार, सुनेत्रा पवार इस अलायंस के लिए तैयार हो जाए। बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं से भी शक्ति का हस्तांतरण शरद पवार के हाथों की तरफ बढ़े। देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हुई हैं। जो प्रफुल्ल पटेल की मुख्यमंत्री के साथ कल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये सारा, पहले तो बात यही हो रही थी कि मर्जर हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें बदली हैं। तो नेचुरली बीजेपी ये कतई नहीं चाहती कि शरद पवार पावरफुल होके जो एनसीपी के सर्वे सर्वा हो जाए, वो कभी नहीं चाहेगी ये सारा कुछ, क्योंकि शरद पवार जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो किस साइड जाएंगे कुछ पता नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो सुनेत्रा पवार जो हैं उनको जिस तरह से समझाया गया होगा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने कि आपको इस वक्त पार्टी को संभालना है, नहीं तो विधायक इधर उधर चले जाएंगे, ये सारा कुछ समझाया गया होगा, जिसके बाद सुनेत्रा पवार जो है एग्री होंगी। एक खास बात आपको जाननी चाहिए कि सुनेत्रा पवार बहुत ही रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है।
2024 में उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो भी बहुत प्रेशर के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। आप ऐसी सुनेत्रा पवार ऐसी फैमिली से आती हैं जिसमें उनके फादर भी पॉलिटिशियन थे, ब्रदर भी पॉलिटिशियन थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पॉलिटिक्स 2024 में ही शुरू की। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि केवल क्योंकि ये एनसीपी के भविष्य का मामला है अजीत पवार के बाद, तो ये समझाया गया होगा कि अपनी पार्टी के भविष्य को पहले देखना चाहिए, बाद में मर्जर वगैरह की बात देखेंगे। सोनिया गांधी कौन सी पॉलिटिक्स में थी, उन्हें भी तो पॉलिटिक्स संभालनी पड़ी। राबड़ी देवी कौन सी पॉलिटिक्स में थी, लालू यादव जेल गए तो उन्हें पॉलिटिक्स राजीव गांधी कहाँ पॉलिटिक्स, राजीव गांधी नहीं थे, लेकिन राबड़ी देवी के समय लालू प्रसाद यादव जिंदा थे। हाँ, ये बात ये आप देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कब आपको पॉलिटिशियन बना देता है। तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के संदर्भ में ये बात आप कह सकते हैं। टाइमिंग क्या है इंपॉर्टेंट वो बात होती है। और बीजेपी से ज्यादा है कि प्रफुल्ल पटेल कैसी भूमिका, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को बीजेपी से भी ज्यादा डर है कि शरद पवार यदि वहां पर उसमें मर्जर हो जाएगा तो उनकी भूमिका क्या रहेगी। अभी तो वो समझते कि सुनेत्रा जी के साथ रहकर वो एक ताकतवर स्थिति में रहे, शरद पवार के साथ जाकर सिंपैथी वेव भी है। नहीं, सुनेत्रा पवार को लेकर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो पार्टी उनके पास रहेगी। और वीक विकेट पर है शरद पवार, ये भी समझिए ना कि उनकी पार्टी वीक विकेट पर है, कमजोर भी है, एमएलए भी कमजोर है। शरद पवार यदि मर्जर नहीं करेंगे, हो सकता है कि उनके एमएलए भी उधर चले जाए। कल तक तो अजीत पवार उनके सबसे लेफ्टिनेंट थे। सुनीता पवार के साथ यह है कि अजीत पवार ने यह कहा था कि भाई अपने सारे मंत्रियों से, विधायकों से कि 2.5 साल बाद मैं सारे मंत्रियों को रिपीट नहीं करूंगा, दूसरे मंत्री बनाऊंगा। माणिकराव कोकाटे का भी आपने इस्तीफा ले लिया, वो पीछे पड़े हुए कि मुझे आप दूसरी संगठन में जिम्मेदारी दो। धनंजय मुंडे का आप इस्तीफा ले चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल चाह रहे कि मैं केंद्र के मंत्री बनूं। सुनील तटकरे चाहते कि मेरे विधायक मंत्री बने। तो अब सिर्फ आप मंत्री बन के काम नहीं चलेगा, पार्टी के प्रमुख भी हो। पार्टी में आपको तय करना पड़ेगा कि भाई किसको क्या जिम्मेदारी, संगठन में जिम्मेदारी देना है, किसको पार्टी में सक्रिय करना है, किसको सरकार में मंत्री पद देना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, किसको बोर्ड में चेयरमैन बनाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और अब विधायक अजीत पवार से जो सुनते थे वो क्या सुनीता पवार का कितने सुनेंगे कि वो कह देंगे नहीं आप मत जाइए, इसको मैं बोर्ड का चेयरमैन बनाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें बहुत मुश्किल होगी मैनेज करना। अजीत पवार सुनेत्रा पवार में कोई फर्क नहीं है। पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के पास है, उसको कोई ले नहीं सकता। ये तो पार्टी क्या दुकान है एक पवार से अजीत पवार की, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो सुनेत्रा पवार माना अभी वो सब लोगों के साथ पार्टी को समझ रही है, प्रफुल्ल पटेल है, तटकरे हैं, उन सब लोगों के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनेत्रा पवार बहुत कमजोर पॉलिटिशियन साबित होंगी। आप इंदिरा गांधी को याद कीजिए, जिनको गूंगी गुड़िया कह रहे थे आप, सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता के काम है ना, उसको उनको सबको ठीक कर दिया। राबड़ी देवी जवाहरलाल नेहरू के समय राजनीति अध्यक्ष रह चुकी थी। थोड़ा सा समय और थोड़ा सुनेत्रा पवार की पॉलिटिक्स को का तौर तरीका क्या रहता है, वो कैसे अपनी पार्टी को लेकर लीड करती हैं, उप मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ पवार फैमिली की जो डायनामिक्स है वो उसे कैसे हैंडल करती हैं, इस पर हम सभी की नजर रहेगी। अब हम बात कहानी कुर्सी की में कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल दौरे पर हैं। शाह चुनाव के मद्देनजर संगठन को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे हैं। बैरकपुर के आनंदपुरी खेल मैदान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को शाह ने संबोधित किया। इसके बाद वो सिलीगुड़ी रवाना हो गए। अमित शाह ने अपनी रैली में ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन ममता दीदी जब प्रभु श्री राम के राम सेतु बनाया था तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस तरह मुझे कोई हरा नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि 2014 में उन्हें सिर्फ 2 सीट मिली थी, 2019 में 41% वोट और 18 सीट, 2024 में 39% वोट और 2021 की विधानसभा चुनाव में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुवेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बन गए हैं। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। आप सुने अमित शाह ने किस दबंग अंदाज में एक बार फिर से ममता दीदी को चैलेंज किया। ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी, 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली, 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में
38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पार्टी लगातार एग्रेसिवली राकेश जी बिहार में कोशिशें कर रही है, बंगाल में, हाँ माफ कीजिएगा, बंगाल में कोशिश कर रही हैं, लेकिन ममता दीदी भी कोई मतलब कच्ची गोटियां उन्होंने नहीं खेली है। ईडी से अपनी मतलब की चीजें हासिल कर लेना, छीन लेना, लड़ाई सड़क पर लेकर आ जाना, मंदिर बनवा लेना, क्या नहीं किया ममता बनर्जी ने? अब मस्जिद भी बनवा रही हैं। हाँ बिल्कुल बनवा रही हैं। देखिए, ये सही है कि अमित शाह जी जो बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी वो सही में सबका साथ सबका विकास और विश्वास पे चल रही है क्या? नहीं, अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि 39 से 50% भारतीय जनता पार्टी का वोट, तो ये सच है, हो जाता यदि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो तांडव ममता बनर्जी जी ने बंगाल में मचाया, उस तांडव पे यदि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अपने समर्थक, अपने समर्पित लोगों के साथ खड़ी हो जाती, तो आज भारतीय जनता पार्टी 39 से 50% पे पहुंच सकती थी। लेकिन हालात ये हैं कि पिछले 5 साल से देखिए, और अब चुनाव के टाइम पे ममता बनर्जी 2 काम कर रही हैं। एक काम कर रही हैं कि अपने लोगों को पुचकार रही हैं, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक के अधिकारियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे सामने हम खड़े हुए हैं, तुमको आँच नहीं आने देंगे। दूसरा, अपने लोगों को कह रही हैं कि SIR पे एक भी मतदाता छूटने न पाए, और साथ ही उनको ये भी कह रही हैं कि हमारे रहते ही आप सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी के जो समर्थित कार्यकर्ता हैं, उनको वो और उनके भतीजे अभिषेक वो बारी बारी से धमका भी रहे हैं। धमका क्या रहे हैं कि उनको याद दिला रहे हैं कि यदि आप लोग इस हमारे TMC के खिलाफ गए तो 2021 को आप भूलिए नहीं। तो आप देखिए, एक तरफ पुचकारना और एक तरफ धमकी देना, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी प्रबंधन करके चुनाव लड़ती है, उसका बहुत अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से मैकेनिज्म होता है। लेकिन बंगाल में मुझे लगता है उसका सारा मैकेनिज्म के सामने अवरोध बन के ममता बनर्जी खड़ी दिख रही। अच्छा, बंगाल में एक और अलग सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, हुमायूं कबीर की बहरामपुर में मेगा रैली होने जा रही है और दिलचस्प यह है कि इसमें AIMIM भी शामिल होने वाली है। विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से गठबंधन को लेकर हुमायूं कबीर का बड़ा बयान सामने आया। TMC से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि अभी गठबंधन पर बात फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए वो किसी भी गठबंधन के लिए तैयार है। बातचीत जारी है। हुमायूं कबीर AIMIM ही नहीं बल्कि वाम मोर्चा, CPIM और ISF को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि TMC और BJP के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जा सके। 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में कुरान पाठ के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने के बाद तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उनका दावा है कि इस दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी रहेगी। फाइनल कुछ बात किसी को सत नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले CPM का जनरल सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट लीडर मोहम्मद सलीम साहब को साथ बातचीत किया। नौशाद का बड़ा भाईजान अब्बास सिद्दीक को साथ मेरा साथ बातचीत हुआ। मैं एक कोशिश में जारी है, एक कोशिश में है जो ममता बनर्जी को जो भ्रष्टाचार सरकार यहाँ चल रहा है, ये सरकार को निपटने के लिए, ये सरकार को सत्ता से गिराने के लिए, हटाने के लिए नहीं किसी को साथ लेके चलेंगी तो आसानी से ये हट जाएगी। इसीलिए मैं एक कोशिश में है, कोई आएगी तो भी चलेगा, नहीं आएगा वो भी मेरा तैयार हूँ। जनता उन्नयन पार्टी अकेला ही 294 से 182 सीट का उम्मीदवार कंप्लीटली रेडी है। हुमायूं कबीर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, AIMIM का जो चेहरा है, असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा है, कम से कम वो एक ऐसे मुस्लिम फिगर हैं जो जनता ये मानकर चलती है कि ये मुसलमानों के ही नेता हैं।
हुमायूं कबीर उन्हें भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ती हैं? मुझे लगता है कि चिंता बढ़ेगी। पहले तो ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भाई हुमायूं कबीर जो है ममता बनर्जी के ही वो हैं, फिर ममता बनर्जी ने उनको निकाल दिया, तो वो मुस्लिम वोट उनके पास है। अब हुमायूं कबीर के पास जो हम देख रहे हैं कि हर जुम्मे पर 10-20-50 हज़ार लाख लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुर्शिदाबाद उनका जो भी जगह पर वो मस्जिद बना रहे हैं, तो उनके पास कार्यकर्ताओं की एक जगह बनी है थोड़ी सी। और ओवैसी जो है पिछले चुनावों को देख रहे हैं, लगातार मुस्लिम लीडर के तौर पर बड़े बन रहे हैं, तो उनके लिए भी फायदा, ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। हुमायूं कबीर के पास वर्कर है, वोटर है, ओवैसी के पास बड़ा फेस है लीडर का, मुस्लिम लीडर का। यदि दोनों मिलकर कुछ जगह बना लेते हैं तो सीटें भले ही ना आए, ममता बनर्जी की सीट्स तो वो कम कर सकते हैं जी। जो 50 सीटें जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है, उन सीटों पर कुछ हिस्सा वो कम कर सकते हैं, कुछ जीत सकते हैं, कुछ हरा सकते हैं ममता बनर्जी को। तो दोनों तरह से ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा सिरदर्द का काम हुमायूं कबीर पैदा कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकती है, वो देखें कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है। क्योंकि उन सीटों पर यदि जहां पर हुमायूं कबीर और ओवैसी मिल जाएंगे, वहां और लेफ्ट भी यदि आ जाते, जैसे वो लेफ्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए जाहिर है सिरदर्द तो बढ़ेगा ही। अच्छा, कई बार मैं तो शब्दों के फेर में फंस जाती हूँ राहुल जी। बंगाल में जो मुस्लिम फैक्टर है वो असम में मियाँ फैक्टर कैसे हो जाता है? मियाँ फैक्टर समझ ही गए होंगे हमारे दर्शक भी, मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है और हमलावर है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मांग की है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान मुस्लिम विरोधी और अत्यंत विभाजनकारी है। इस बयान का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान देना चाहिए। दरअसल ये विवाद शुरू तब हुआ जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के लोगों से मियाँ समुदाय को परेशान करने की अपील की। आपको याद होगा, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर रिक्शा वाला मियाँ तुमसे 5 रुपए मांगे तो तुम उसको 4 रुपए देना, तुम उसे ऐसे परेशान करना कि वो फिर असम छोड़कर चला जाए। इस पर विवाद बढ़ा तो फिर उन्होंने सफाई दी। हेमंता ने सफाई में यह कहा कि उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया। आप सुने उनका बयान। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये अगणतांत्रिक केनेके हब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে যে আসাম ইজ আন্ডার দা ইনভেশন, তার মানে বর্তমান অসম আক্রমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা এই লোকসকলে আহি অসমখনক আক্ৰমণ কৰি আছে। এইটোতো মোৰ ভাষা নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাষা যে অসমত মিয়া ইমান সোমাইছে। তেওঁলোকে মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। মই যেহেতু মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমীয়া মুছলিমসকলৰ গাটো পৰে, সেইকাৰণে মই মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। मैंने इसलिए राहुल जी आपसे पूछा था कि ये बंगाल में मुस्लिम फैक्टर और यहाँ असम में मियाँ फैक्टर कैसे हो जाता है। देखिए, बंगाल की बात अलग है। ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं और उसमें जो है बीजेपी हिंदुओं को हेमंता मुसलमानों को अपने से दूर करने की कोशिश कर हेमंता चाहते हैं मुसलमान रहे ही नहीं वहां पर, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, मुसलमान या मियाँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मियाँ यानी बांग्लादेशी घुसपैठी है। पकड़ लो ना, मुख्यमंत्री हो, पकड़ लो, वहां पर डिटेंशन सेंटर में ले आओ, उसके बाद कार्रवाई कर लो। कर लो सारा, क्यों? मतलब देखिए, राजनीति बिल्कुल बदल गई है। पहले राजनीति जो है वो ज्यादा होती थी कि अच्छा डेवलपमेंट पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेट का कितना काम कर रहा है, स्टेट लोगों के लिए कितना काम कर रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हिंदी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो वो अपनी स्टेट में पूरी तरह से पोलराइजेशन चाहते हैं, जो उनको फेवर करता है, उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, अभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि आप जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उन्हें चेंज कर दीजिए। ये भी वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है और उसमें माना जी जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं बल्कि ये माना जा रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले उन्होंने अहोम वॉरियर था बाघ हजारिका,
उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया। तो शायद यही कारण है कि वो उस नाम को, जो कि इस्माइल सिद्दीकी थे, उनके नाम को वहां से हटाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें भी वहां चल रही हैं। कमेंट सर आपका, आप इसमें कुछ कहना क्या चाहते है हैं? कि हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े रणनीतिक तरीके से वहाँ मुसलमानों की दो श्रेणी तैयार कर रहे हैं। एक मियाँ, एक मुसलमान। मियाँ कौन? जो बांग्ला भाषा बोलता है, और मुसलमान कौन? जो असमिया भाषा बोलता है। वो असमिया भाषा के मुसलमान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अधिकार, आपकी संस्कृति के जो नुकसान करने वाला है वो मियाँ है। मियाँ यानी बांग्लादेशी। तो यदि मुसलमान दो भागों में बंट गया और जब असम के संस्कृत रक्षा के लिए हिंदू एक हो गया, तो ये फायदेमंद होगा हेमंत बिस्वा। नहीं तो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। बहुत छोटा सा कमेंट। हेमंत शर्मा का जो बयान है वो कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुसीबत का कारण बनेगा। सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बनेगा। इस तरह का विभाजनकारी आप बयान देते हो कि सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है तो मुसलमानों के कारण, मियाओं के कारण बढ़ रही है। आप ये कह देते हो कि 22 सीटों पर तो हम उम्मीदवारी खड़ा नहीं करेंगे। क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आप तो कहो कि हमने पूरे समाज के लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सरकार की योजनाएं सभी के लिए और हमने सबके लिए काम किया है, तो जो हमसे नाराज वर्ग होगा वो भी हमको वोट देगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि 22 लोगों पे हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे? मुझे लगता है ये बहुत विभाजनकारी बयान है और भारतीय जनता पार्टी को उनसे इस संदर्भ में पूछना चाहिए कि क्या उनका बयान, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान है? ठीक। और आज महाराष्ट्र में लगातार जबरदस्त सियासी हलचल है, मीटिंग्स का दौर है। बड़ी खबर आपको दे दें, सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। अब से कुछ ही देर में एनसीपी विधायक दल की मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनसीपी के सभी विधायक विधान भवन पहुंच गए हैं। तस्वीरें जो भी आपके सामने आ रही हैं, समीर जी, आप तो महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी बातें वाकिफ हैं। जितने चेहरे आप पहचान पा रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। सुनेत्रा पवार शपथ लेते ही एक इतिहास रचेंगी। सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। हमारे सहयोगी कुमार राजेश लगातार जुड़े हुए हैं, विधान भवन से आप लाइव हैं। राजेश, चूंकि मीटिंग शुरू होने ही वाली है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, वहां से क्या तस्वीरें और क्या बातचीत हो रही है? आप इतने नेताओं से बातचीत ऑफ एयर, ऑन एयर दोनों कर रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल सुनेत्रा पवार का इंतजार हो रहा है यहाँ पर मीनाक्षी। बाकी के सारे नेता, बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। विधायक पहुंच गए हैं, विधान परिषद के सदस्य पहुंच गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा के सांसद जो हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। वो इंतजार सुनेत्रा पवार का है, वो किसी वक्त यहाँ पे पहुंचेंगी। उसके बाद मीटिंग शुरू होगी और जो जानकारी निकलकर सामने है उसमें बताया जा रहा है कि छगन भुजबल, जो कि वरिष्ठ नेता है एनसीपी के, वो प्रस्ताव रखेंगे, सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उन्हें विधायक दल के नेता चुने जाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, जिसका 3 से 4 नेता जो है अनुमोदन करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया होगी। जो नेता यहां पे पहुंच रहे हैं, जिनसे हमारी बात हो रही है, सबसे बड़ी बात जो उनसे पूछी जा रही है मर्जर को लेकर कि क्या अजीत पवार ने उनमें से किसी से इस बात का डिस्कशन किया था, क्या किसी की जानकारी में है? तो फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है सामने कि इस बारे में कम से कम अजीत पवार गुट के किसी भी शख्स को जानकारी नहीं थी कि दोनों पार्टियों के मर्जर की बात चल रही थी। लोग, नेता ये जरूर कह रहे हैं कि इसके फिलर्स जरूर थे। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था, जिस तरीके से हमने देखा कि महानगर पालिका के चुनाव लड़े गए या फिर नगर परिषद के चुनाव लड़े गए या फिर अब जिला परिषद के चुनाव थे, तो फिलर्स थे। लेकिन अजीत पवार ने कभी अपने पार्टी नेताओं से, अपने विधायकों से, विधान परिषद के सदस्यों से इस बात की चर्चा की होगी, ये तो कम से कम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। कोई भी इस बात के बारे में नहीं कह रहा है कि उनको इस बात की जानकारी थी। तो यह बात बड़ी साफ है कि जो मर्जर की बात है वो एनसीपी एसपी यानी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उनके तरफ से कही जा रही है। उनके नेता ही ज्यादा जोर डाल रहे हैं। अजीत पवार गुट के जो लोग थे, अजीत पवार के जो लोग थे, उनसे इस बात की कोई भी चर्चा अजीत पवार ने नहीं की थी। चुनाव से ठीक पहले यानी महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले मैंने छगन भुजबल का तकरीबन माफ कीजिएगा प्रफुल्ल पटेल का तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू किया था और उनसे तकरीबन मैंने 10 बार पूछा कि कोई भी आपकी बात हुई हो, अजीत पवार ने इशारा किया हो। उन्होंने बार बार बोला, उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं ऑफिशियली इसको डिनाई करता हूं कि ऐसी कोई भी बात मर्जर को लेकर नहीं चल रही है। चुनाव क्योंकि स्थानीय लेवल पर लड़ा जा रहा है, इसलिए कहां कितना फायदा होगा ये जरूर चल रहा है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान ऑन कैमरा ऑफिशियली उन्होंने तकरीबन 10 बार कहा कि ऑफिशियली मैं इस बात को डिनाई करता हूं कि कोई भी बात मर्जर को लेकर चल रही थी उस वक्त। तो जो यहां पर भी नेता पहुंच रहे हैं वो उसी बात को इको कर रहे हैं, उसी बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही समीर जी चर्चा तो चल रही है। जो अजीत पवार गुट की एनसीपी है वो तो इसे डिनाई कर ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट की एनसीपी है वो लगातार इस पर जोर डाल रही है कि मर्जर होने वाला था,
मर्जर की तारीख भी तय हो गई थी, 12 फरवरी को अनाउंसमेंट भी होने चाहिए था, लेकिन बात नहीं बन पाई। बात अभी नहीं बन पाई इसलिए क्योंकि सब कुछ एकदम मतलब ये भी विडंबना ही है ना कि पार्टी की के चुनाव चिन्ह को हम क्या देखते हैं, घड़ी है बिल्कुल, और सुई एकदम अलग तरीके से, ये समय बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है। बिल्कुल सही। अब अजित पवार नहीं है तब अजित पवार को नाम कर लेकर कौन क्या कहेगा, अब इसका कोई जवाब देने का अजित पवार तो ही नहीं। अब तो कल विधायक दल की बैठक के बाद कुछ विधायक जाके सुनीता पवार से कहेंगे कि अजित दादा ने कहा था कि तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मंत्री बनूं। अब ये बात उन्होंने अजित पवार ने उनसे विधायक से कहा था कि नहीं कहा था, तो अजित दादा के अलावा वो बता नहीं सकता। तो अब इस बात का कोई अर्थ नहीं कि अजित पवार ने किससे बात की थी नहीं की थी। प्रफुल्ल पटेल भी कर रहे, हो सकता है प्रफुल्ल पटेल से बात की और प्रफुल्ल पटेल मना कर रहे हो। अब ये बात कहने की तो कोई अजित पवार है नहीं, तो सब अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करेंगे। अब सबका जो निजी स्वार्थ होगा, निजी राजनीति होगी, जिसमें सहूलियत होगी, उस हिसाब से अजित पवार के अपने संबंधों को अब लेकर जाएंगे। प्रश्न ये है कि भाई अजित पवार तो अब अतीत बन गए, अब वर्तमान और भविष्य तो सुनीता पवार है। वर्तमान और सुनीता पवार के पास है, भविष्य क्या होगा ये सुनीता पवार की नियुक्ति और पार्टी को, विधायकों को किस तरीके से लेकर जाती है, संगठन में वो कैसे मजबूत करती है, जो अजित पवार के सहयोगी रहे उनको वो किस तरह के साथ में लेकर चलती है, और शरद पवार के साथ क्या वो इसके बाद किसी तरह का मर्जर को लेकर बात करती है। पॉइंट ऑफ टाइम इस समय तो यही दिखाई दे रहा है कि अजित पवार गुट की जो एनसीपी है उसकी कमांडिंग चीफ जो है वो सुनेत्रा पवार ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तस्वीरें लगातार आप विधान भवन से देख रहे हैं, लगातार जो बड़े लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचते जा रहे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और अजित पवार की पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं छगन भुजबल। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभाले, एनसीपी की लीडरशिप का वो नेतृत्व करे। एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि जब सवाल आएंगे तब उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, हल भी निकल जाएगा। आप सुने। अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुमित्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुमित्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। देखिए, सीजन लीडर की यही पहचान होती है। उन्होंने एकदम साफ कह दिया कि लीडरशिप किसके हाथ में, सुनेत्रा पवार के हाथ में। एक बार वो उप मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो मर्जर को लेकर या जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई पत्रकारों का तो काम ही है सवाल पूछना, वो पूछ रहे हैं क्योंकि यही इस वक्त यही खुले तौर पर शरद पवार गुट के नेता कह रहे हैं कि मर्जर होने वाला था, लेकिन खुद प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि नहीं, मर्जर तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। सुनीता पवार के साथ समस्या ये नहीं कि खाली उनको उप मुख्यमंत्री बनना है, समस्या ये है कि पार्टी के 9 मंत्री भी है दिग्गज कैबिनेट, उनके काम का परफॉर्मेंस कौन देगा, उनका ऑडिट कौन करेगा। हर वीकली तो अजित पवार अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे, जो उनके 9 एनसीपी के मंत्री है। एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे जो 12 मंत्री है। देवेंद्र फडणवीस अपने 20 मंत्रियों के साथ बैठे थे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो अब वो जो 9 मंत्री है उनके काम का परफॉर्मेंस जो अजित पवार हर वीकली बैठक लेते थे, सुनीता पवार की वो ताकत है क्या कि वो बैठ के उनका ऑडिट लेगी? क्या उनको राजनीति की समझ है, मंत्रालय की इतनी समझ है? ताकत दे देता है, पद ताकत दे देता है। सर बस ये तस्वीरें एक बार हम दिखा दें, ये तस्वीरें हम दिखा दें। बस मीटिंग शुरू होने जा रही है और तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है सुनेत्रा पवार भी जो हैं वो विधान भवन पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, पार्टी की कमान उनके हाथ में जाने वाली है। अब शरद पवार, ये कहना तो क्या कहा जाए, उनकी जो उम्र है लेकिन उसमें वो देखते ही रह गए, पूरा पैराडाइम चेंज हो गया। विजय जी, टाइम तो जाहिर है चेंज हो गया, लेकिन एक बात मैं समझाऊँ इतने 40 साल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए कि पॉलिटिकल लीडर्स को कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। फेस वैल्यू का मतलब कि जो वो कह रहे हैं उसका मतलब वही है,
ऐसा नहीं है। छगन भुजबल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सभी की बात मैं कर रहा हूँ कि वो लोग ये कहें कि प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि उनको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ कोई बातों को शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनके एक बराबर के पॉलिटिकल लीडर है जिनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ये ठीक है कि प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते और इसलिए वो टल रहा था। छगन भुजबल सुनेत्रा ताई को बहुत याद कर रहे हैं सम्मान के साथ, अच्छी बात है, याद ही करेंगे, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ना हो, सुनेत्रा होंगी तो चल जाएगा काम। प्रफुल्ल पटेल मर्जर क्यों नहीं चाहते? क्योंकि शरद पवार का मसला है। इसलिए सारी चीजों का पावर का बंटवारा कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें। और सुनेत्रा पवार ने आज सुनेत्रा जी ने जो बात है वहाँ शरद पवार के साथ शायद इसलिए बात नहीं की क्योंकि एक बार वो बन जाए। यदि पहले शरद पवार से मिलती तो वो पहले वो कहते ना भाई ऐसे ऐसे करो, तुम मत बनो, इसको ये बनाओ, उसको बनाओ, तो पहले अपनी कमान तो संभाल लो, उसके बाद देखेंगे। अब शेयर में बात करेंगे कि किसको मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, ये सारी बातें। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को फेस वैल्यू पर लेने की बजाय हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो जोक होता है ना कि वो इतना बड़ा मुर्गा था तो वो मुर्गे का दूसरा हाथ आप अपने पास रखें कि कहाँ पर लगा कर रखना है, उसको हमें समझने की जरूरत होती है। अभी चेंज होगा, बहुत जल्दी बदलेगी। सुनेत्रा पवार ने कहा कि पहले अपने हाथ में कमांड ले लीजिए, उसके बाद आगे कैसे डील करेंगे। अभी सारा पूरा बात करने लगा है शरद पवार से तो वो पूरा ही रायता फैल जाएगा और फिर शरद पवार की ताकत हो जाएगी कि भाई आप इसको ऐसे करो, इसको वित्त मंत्री बनाओ, इसको मंत्री बनाओ। एक बार खुद उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे भाई हमारे 4 बन जाएंगे, आपको भी आना है तो आपके भी 2 बना देते हैं, 3 बना देते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास और इन्फॉर्मेशन होगी। जाहिर है सुनेत्रा पवार इस वक्त मीडिया में तो आ नहीं रही हैं, कोई बातचीत वो कर नहीं रही हैं और इसमें अभी समय भी लगेगा, लेकिन उनके आसपास उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी के नेता आशीष शेलार भी उनसे मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे, मिलने पहुंचे थे। उनके आसपास के लोग सुनेत्रा पवार के बारे में क्या बताते हैं, किस तरीके के पॉलिटिशियन वो हैं, उनका जो अलाइनमेंट है पार्टी में किन लीडर्स के साथ ज्यादा बेहतर दिखाई देता है? मीनाक्षी, मुझे सुनेत्रा पवार का एक बार इंटरव्यू करने का मौका मिला था जब वो बारामती से चुनाव लड़ रही थी। तब जो उस वक्त समझ में आया, जो उनके आसपास के लोग थे वो उस वक्त अजीत पवार के जो करीबी हुआ करते थे, उन्हीं में से जो कुछ लोग थे वही उस वक्त उन्होंने उनके चुनाव की कमान जो है वो संभाली हुई थी, बारामती से संभाली हुई थी। वही उनको गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से इस चुनाव में आगे बढ़ना है। और अभी जो राजनीतिक स्थितियां बदली हैं उसमें अजीत पवार के बेहद करीबी जो लोग हैं, सुनील तटकरे हो या प्रफुल्ल पटेल हो, ये 2 लोग जो हैं वो उनको आगे की सलाह और मशविरा जो है उनके तरफ से दिया जा रहा है। एक नया नाम भी आया है, नरेश अरोड़ा का, जो लगातार अजीत पवार के इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करते रहे हैं। अब वो भी इनर सर्किल में पहुंच चुके थे अजीत पवार के। तो ये कुछ नाम हैं जो लगातार सुनेत्रा पवार को सलाह दे रहे हैं। साथ ही पार्थ पवार, जय पवार, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। तो ये 3-4 नाम जो हैं वो सुनेत्रा पवार को इस वक्त सलाह देते नजर आ रहे हैं। जहां तक सुनेत्रा पवार की बात है तो उनके बारे में जब वो चुनाव लड़ रही थी तब लोगों ने कहा था कि ये तो परिवारवाद है, कभी इलेक्शन में राजनीति में रही नहीं वो और एकाएक चुनाव लड़ रही। तब ये कहा गया था कि पिछले 12 सालों से वो विद्या प्रतिष्ठान के अलग अलग सामाजिक कार्यों यानी कि कई एनजीओ के काम जो है वो देख रही हैं या लोगों के बीच में थी, लोगों के भले के, लोगों के भलाई के लिए वो काम कर रही थी और इस बिना पर उन्हें राजनीति में उस वक्त उतारा गया था। बाद में वो चुनाव हारी। एक सवाल और आपसे पूछूंगी क्योंकि आपको वहां की पॉलिटिक्स देखने का ये मौका मिला। सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच के इक्वेशन कैसा है? अगर चुनाव के दौरान की बात करें या चुनाव के बाद की बात करें, बहुत ज्यादा बोन होमी यानी कि बहुत ज्यादा दोस्ती दोनों में दिखती हो। कम से कम ये बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता था। और दोनों से जब मेरी बात हुई थी उस दौरान जब बात हो रही थी तब भी बहुत ज्यादा एक अपनत्व की भावना, परिवार के तो थे ही, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्ती हो ये नजर उस वक्त नहीं आ रहा था। और जो तस्वीरें हम दिखती हैं मीनाक्षी पब्लिकली जब अजीत पवार गुजर गए, असामयिक गुजर गए, उसके बाद भी जो आप तस्वीरें देख रही थी उसमें भी बॉडी लैंग्वेज देख के तो कम से कम इतना नहीं लग रहा था कि दोनों बहुत करीबी हो। परिवार में कौन किसका करीबी हो ये कम से कम तस्वीरों को देख के कुछ अंदाजा लगता है। बहुत ज्यादा तो आप नहीं कह सकते लेकिन अंदाजा लगता है। जब हमने इंटरव्यू किया था उस वक्त तो जब दोनों के बीच में एक बार मैं राजेश तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि अब मैं ठीक से इस तस्वीर को देख पाई हूं। सुनेत्रा पवार जब विधान भवन की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, एक शॉल उन्होंने ओढ़ी हुई है। देखिए, राजनीति
ये लड़ाई, ये सियासत सब अपनी जगह है, लेकिन कोई महिला जब अपना पति खोती है और अचानक से इस तरह से असमय मृत्यु हो जाना, किस परिस्थिति में आप अपनी मानसिक स्थिति समझ रहे होते हैं, अपने आप को संबल देने का प्रयास कर रहे होते हैं, और एकाएक आपको ये लगता है कि नहीं, पार्टी की भी स्थिति देखनी है, ऐसे ही हाथों से सत्ता को फिसल जाने देना, ये परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी। तो अपने आप को व्यक्ति जोड़ता है, संभालता है। और हमने इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसी तस्वीरें पहले भी देखी हैं, और अभी यहीं पर चर्चा के दौरान हमने चाहे सोनिया गांधी की बात की हो, उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति थी। हालांकि ये तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ ही चुकी थी सुनेत्रा पवार, लेकिन एक एक सीढ़ी वो चढ़ रही हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ वो सीढ़ी भी एक एक सीढ़ी को नाप के चढ़ रही हूँ। जैसे ऐसा लग रहा है कि अब एक नई पारी उन्हें, समीर जी, अब शुरू करनी है, अब एक नई लड़ाई उन्हें शुरू करनी है। देखिए, वो राजनीतिक घराने से आती है। शादी के पहले भी अगर उनका परिवार देखे तो पद्म सिंह पाटिल एक बड़ा राजनीतिक घराना रहा है, उनके पिता बड़े राजनीतिक रहे हैं, उनकी बेटी रही, अजित पवार से शादी होती है। और अगर सुनीता पवार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती तो वो कब की भी एमएलसी बन जाती, विधायक बन जाती, सांसद बन जाती। 60 साल की उम्र में जाके वो राज्यसभा सांसद बनी है, जब वो अपने पति के कहने पर चुनाव लड़ती है अपनी इच्छा के खिलाफ और चुनाव हारती है। उसके बाद अपने नाक के लिए अजित पवार उनको राज्यसभा भेजते हैं। तो उनका राज्यसभा जाने के बाद भी अगर पार्टी पॉलिटिक्स में देखेंगे तो उनका कोई बहुत दखल नहीं है। मतलब कभी विधायकों की बैठक उन्होंने ली नहीं। विधायक कभी अगर बारामती मिलने आते थे तो वो बहुत ज्यादा बैठक लेती नहीं थी। पार्थ पवार भी उनके बेटे बहुत इन्वॉल्व नहीं रहा। अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना कि आप सांसद रहे और असमय पति की निधन हो जाता है, पार्टी की कमान आपको संभालना है, सब बोल रहे कि आपको आगे आने पड़ेगा, तो मजबूरी में आपने तो संभाली। अब आप कितना अपने आप को राजनीतिक रूप से जो कहते हैं ना कि आप चातुर्य सीख पाते हो, उतनी अपने आप डेवलप कर पाते हो कि आप ये समझो कि भाई प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, छगन भुजबल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, शरद पवार के साथ मुझे जाना है कि नहीं जाना है, केंद्र की राजनीति कैसी होगी, पार्टी को पहचानना, संगठन को पहचानना, गठबंधन की राजनीति बीजेपी के साथ करना है तो कैसे करना है, सेंट्रल में कैसे करना है, स्टेट में करना कैसे करना है। पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। पश्चिम महाराष्ट्र जहां आपका होल्ड है 70 विधानसभा सीटों में, वहां संगठन कैसे मजबूत करना है, अगले लोकसभा विधानसभा की तैयारी कैसे करना है, भविष्य के लिए क्या मेरे मुझे बेटे पार्थ को आगे लेकर आना है या जय को आगे लेकर आना है, तो संगठन में कौन रहेगा, सरकार में कौन रहेगा, तो बहुत निर्णय अब इनको लेना पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको लेना पड़ेंगे। जितना जल्दी सुमित्रा पवार यह सब चीजें सीखेंगी अपने अनुभव से, उतना उनकी राजनीति के लिए, पार्टी के लिए बेहतर होगा, परिवार के लिए बेहतर होगा। लगातार हम आपके सामने रखते रहेंगे। राकेश जी, अभी हम जो हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि दो ही नाम है इस वक्त, और देखिए दोनों ही महिला हैं। एक सुनेत्रा पवार, अजित पवार की पत्नी, जिनके हाथों में अब कमान जाने वाली हैं, उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। विधान भवन के अंदर से ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी जो नेता हैं वो अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए, और एक बड़ा दिन है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के लिए भी और एनसीपी अजित गुट के लिए भी। और दूसरी महिला हम चेहरों की बात करें, दूसरी तरफ है सुप्रिया सुले। दोनों की भविष्य की राजनीति है। शरद पवार तो यही चाहते होंगे सुप्रिया सुले को जितना एस्टैब्लिश कर सके एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ से तो अब सारे इक्वेशन, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बदल नहीं गए, गड़बड़ा ही गए सर, कि कौन सी गोटी कहाँ चले, किससे बात करें, किससे चर्चा करें। ऐसा लग रहा है यहाँ तो कम्युनिकेशन का विंडो कुछ बंद सा दिखाई दे रहा है। देखिए, आप जो कह रही हैं उसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि विरासत की जो सियासत है वो बेहतर तरीके से जब पटरी पे लाई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो गई। बिल्कुल ठीक बात। तो अब डिरेल हो गई तो जो बार बार ये कहा जा रहा है, मतलब एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से कि नहीं विलय की कोई बात नहीं हुई, देखिए उसके पीछे कारण है। कारण ये है, आज यदि ये कहा जाएगा कि हाँ विलय की बात हुई थी, तो सबसे बड़ा डर ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो समर्थक हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। अच्छा, विलय की तैयारी चल रही थी, यानी कल विलय हो सकता है क्या, तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसलिए ये बार बार डिनाई किया जा रहा है कि नहीं नहीं विलय की कोई बात हुई ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सुनेत्रा जी की जो बात है, देखिए आज वो एनसीपी के लिए मजबूती भी है और मजबूरी भी है। अब सुनेत्रा जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, जिस आप सीढ़ी की बात कर रही ना, एक एक सीढ़ी वो चुनौतीपूर्ण चढ़ना शुरू कर दी है। पहली चुनौती उनके सामने यह है कि पार्टी को और मराठा समुदाय को, दोनों को, उनको एकजुट रखने की चुनौती है। क्योंकि अजीत पवार जी के निधन के बाद जो मराठा समुदाय है वो नेतृत्व विहीन हो गया है। एक बड़ा खतरा ये है कि कहीं ये मराठा समुदाय यहां से छिटक के एकनाथ शिंदे जी की तरफ तो नहीं चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे में सुनेत्रा अंदर की तस्वीर सर ये आ गई है,
सुनेत्रा पवार दिखाई दे रही हैं। धनंजय मुंडे है साथ में। जी जी, आप चेहरे सभी अगर पहचान सकते हैं समीर जी बताएं कौन साथ कौन में धनंजय मुंडे दिख रहे हैं अभी, जो पार्टी के बड़े नेता है। पीछे सातारा के भी कुछ विधायक नजर आ रहे हैं पीछे, अभी सब नए विधायक साथ में होंगे इनके। बड़े लीडर अभी साथ में नहीं, मुझे लगता है वो सब अंदर होंगे। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबड़ और जितने लीडर है वो सब अंदर बैठे होंगे। तो अभी धनंजय मुंडे लेकर आए हैं अंदर, अब बैठक शुरू होगी। मुझे लगता है छगन भुजबड़ प्रस्ताव रखने वाले हैं इनके पार्टी के छगन भुजबल प्रस्ताव रखेंगे और बाकी सीनियर लीडर्स और बाकी उसका अनुमोदन करेंगे। और मुझे लगता है इसके बाद में पार्टी का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जाएगा फिलहाल, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो अभी प्रफुल्ल पटेल है, तो पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से दावा पेश किया जाएगा, मतलब मंत्री बनने के लिए इनका नाम जाएगा, फिर राजभवन जाएंगे। तो क्या अभी इमीडिएट होगा या बैठक कितनी देर चलती है देखना होगी, कि 1 घंटे बैठक चलती है या आधे घंटे बैठक चलती है। सुनीता पवार वहाँ भाषण देती है कि नहीं, ये भी देखना होगा कि वो क्या संबोधन देती है। या आज वो इस मनस्थिति में नहीं है कि वो संबोधन दे, तो आज से उन्हें नेता चुना जाएगा और वो शपथ लेंगे। उसके बाद फिर वो पार्टी के कार्यालय में जाएगी। अभी ये पार्टी का कार्यालय विधानमंडल में अभी, तो पार्टी जहां एनसीपी का जो कार्यालय फिर वो वहां जाएगी, वहां अपने विधायकों के साथ पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए, सारे तमाम नेता आज मुंबई पहुंचे हैं, तो उनके साथ वो मुलाकात करेगी। अभी तो आधे से ज्यादा विधायकों तो सुनीता पवार जानते भी नहीं होगी बाय चेहरे से कि ये पार्टी के विधायक है। तो अब उनका सबका परिचय कराया जाएगा कि कौन कहां से विधायक है, सबसे उनकी मुलाकात आएगी। कैबिनेट में जो मंत्री है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, उनके पास क्या विभाग है, सारी चर्चाएं होंगी। मुझे लग रहा है कि फिर अब सुनीता पवार अपनी टीम डेवलप करेगी और उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। एक इमोशनल पहलू जिस पर शरद पवार बार बार पॉइंट करने की, पिंच करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे अभी तो 13 दिन भी नहीं बीते, अभी तो अंत्येष्टि हुई ही है, अभी तो अस्थि विसर्जन हुआ ही है और आपने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया, आप फौरन पहुंच गए शपथ ग्रहण के लिए, आपने वक्त नहीं लिया। लेकिन अब आप इस तस्वीर को भी देखें, आप इस चेहरे को भी देखें, ये अगर शपथ ना लें तो फिर क्या करें, अगर ये पॉलिटिक्स ना करें तो फिर क्या करें, अगर लड़ाई केवल सियासी ही है तो ये सियासत ना करें तो क्या करें। देखिए बड़ा साफ है कि वो जो विजय जी ने कहा कि अगर वो शरद पवार के पास जाती उस मीटिंग में तो शरद पवार कुछ कह देते और फिर उनको वो टालना पड़ जाता तो बड़े अजीब परिवार में हो जाता। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैं इस स्थिति को नहीं आने दूंगी और पहले ही अपनी पार्टी की कमान संभालूंगी। और जब आप पार्टी के नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप एक पावर की पोजीशन से किसी भी बात को रखते हैं। देखिए इस बात को डिनाई करना शायद कोई भी करे, मैं नहीं मानता कि 7 मीटिंग्स हुई थी अजीत पवार शरद पवार के नेताओं के बीच में और दोनों जिसमें मौजूद थे। 7 मीटिंग हुई, 7 मीटिंग में वो कोई, लेकिन उन मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल या धनंजय मुंडे ये लोग तो कोई नहीं थे। देखिए उसके बाद अजीत पवार के करीबी जो है किरण गुर्जर, उनके बयान को देखिए, उन्होंने कहा बकायदा इस बारे में चर्चा भी हुई थी और ये रोड मैप भी बन चुका था कि किस तरह से मर्जर होगा। तो इस बात को डिनाई करना आज वो तो परिस्थितियों के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मीटिंग्स नहीं हुई थी। 7 मीटिंग्स में क्या कर रहे थे, खाने पीने तो गए नहीं होंगे। तो वो तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी के पास तो दोनों ही बातें आ रही होगी। हाँ, तो कि मर्जर की बात चल रही है और प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे हैं कि मर्जर की कोई बात नहीं चल रही है, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, एनसीपी की अपनी पॉलिटिक्स है और सुनीता पवार को इस वक्त अपनी पार्टी की भविष्य को देखना है। ये कैसे हम मान लें कि अच्छा सुनीता पवार जो है खाली छोड़ देती हैं इस सारे मामले को और ऐसे में विधायक जो हैं वो कहीं हिल के किसी और पार्टी में नहीं चले जाते। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखें, एक तरफ अजीत दादा को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं। सुनेत्रा पवार को आज नेता के तौर पर चुना जाएगा, विधायक दल की नेता बनेंगी और उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी। और आप जानते ही हैं उप मुख्यमंत्री का पद कोई ऐसा पद तो होता नहीं है जिसके लिए अलग से शपथ ग्रहण हो, लेकिन हाँ मंत्रालय होते हैं, उन एक मंत्री पद की शपथ होती है, मंत्री पद की शपथ ली जाती है। तो सवाल भी ये है कि कौन कौन से मंत्री पद उनके पास रहेंगे, क्योंकि अजीत पवार बड़े ही कद्दावर नेता रहे, उनके पास इसमें ये होगा ना मीनाक्षी जी की केवल अभी तो उनको एक मंत्री सुनेत्रा जी को शपथ लेनी है, किसी और को शपथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब तो मंत्री बने हुए ही हैं, उनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब वो तो सुनेत्रा जब डिप्टी सीएम बन जाएंगी या जो भी लीडर बन जाएंगी उसके बाद वो पार्टी में तय करेंगे यदि किसी को मंत्री हटाना है कि नहीं हटाना है, तो वो अलग हो। अभी तो केवल शपथ का एक आदमी की शपथ होनी है, इसमें कोई बड़ा शपथ ग्रहण की बात नहीं है। एक बार जरा मैं निवेदन करूंगी, क्या इस मीटिंग की कोई ऑडियो भी है
नहीं है। ठीक है, तो ये मीटिंग की आप अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, जो पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं इस वक्त अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे कॉर्नर में हसन मुश्रीफ है, फिर छगन भुजबल बैठे हैं, सुनीता पवार बैठी है, सुनील तटकरे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सुनील तटकरे अध्यक्ष है, और प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं, उसके बाद धनंजय मुंडे बैठे हैं इधर, और भुज में एक और लीडर बैठे हुए हैं। ये जो पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव रखने से पहले सुनील तटकरे पूरे इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। प्रस्ताव रखा जाएगा, सुनील तटकरे बता रहे होंगे कैसी स्थितियां हो गई हमारे सामने, पार्टी के सामने क्या मुश्किल आई है, अब इसलिए हम ये करना चाहते हैं नई स्थितियों में। और हो सकता है प्रफुल्ल पटेल उनको आगे बढ़ाने के लिए बात करें कि भाई प्रफुल्ल पटेल जी इस पर प्रस्ताव करें। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अजीत पवार इस दुनिया में रहे नहीं, पार्टी के अंदर भी एक सियासी तूफान आ गया, सरकार के अंदर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए कि अब एनसीपी अजीत गुट की ताकत किसके हाथ में है, ये कमांड किसके हाथ में है। तो एक ही नाम निकलकर सामने आया, वो सुनेत्रा पवार का था। उन्हें नेचुरल लीडर के तौर पर देखा गया और इसलिए अब वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। और जो जानकारी हमारे सहयोगी राजेश समीर लगातार सुबह से दे रहे हैं, सुनेत्रा पवार को अब कमान दी जा रही है, उनके नाम का प्रस्ताव छगन भुजबल रखेंगे और अनुमोदक के तौर पर पार्टी के ही 5 सीनियर लीडर इसका अनुमोदन करेंगे और ऐसे वो पार्टी की नेता तय कर ली जाएंगी, चुन ली जाएंगी। राजेश, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीटिंग के अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं, हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत ही गमगीन माहौल में ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे घटनाक्रम घट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जितने भी नेता वहां पे पहुंचे, जितने विधायक वहां पे पहुंचे, वो पहले अजीत पवार के उस दफ्तर में गए जहां पे अजीत पवार विधानसभा में जब रहते थे तो अपना कामकाज किया करते थे। वहां पे पहले श्रद्धांजलि दी, उनकी तस्वीर लगी है वहां पे, श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद मीटिंग के लिए सारे नेता जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। बड़े नेताओं में आपको प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल ये भी दिखाई दे रहे हैं, सुनेत्रा पवार भी हैं। और एक अहम तस्वीर ये है कि जय पवार भी उस मीटिंग में मौजूद हैं, जो कि अजीत पवार के छोटे बेटे हैं, सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे हैं, जो बारामती में विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था मीनाक्षी, तो ये बात उठने लगी थी कि इस बार अजीत पवार ने कई बार ये इशारों में ये बात कही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जय पवार को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आखिरकार लड़े अजीत पवार ही। लेकिन ये बात बार बार सामने आ रही थी कि जय पवार को अजीत पवार अपनी राजनीतिक विरासत हो सकता है कि सौंपें, और बारामती चुनाव में देखने को हमें मिल रहा था। तो इस वक्त मीटिंग में जो है वो मौजूद हैं, पार्थ पवार उनके बड़े बेटे हैं, वो इस वक्त बारामती में है। थोड़ी देर पहले जो खबर आई थी उसमें बताया जाता है कि वो शरद पवार से मिल रहे थे, जानकारी दे रहे थे, जो परिवार में जो पिछले 12 से 14 घंटों में जो डेवलपमेंट हुए उनके पार्टी में, उनके परिवार में, एक मिनट, मैं ये समझ नहीं पाई राजेश, एक बार फिर से बस इतनी जानकारी दे दें कि पार्थ पवार बारामती में है, शरद पवार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सुबह मीटिंग जी, थोड़ी देर पहले तक पार्थ पवार बारामती में थे, वो शरद पवार को जानकारी जो है वो उपलब्ध करा रहे थे, जो 12-14 घंटों में परिवार और पार्टी में हुआ है। थोड़ी देर में ये जानकारी आ रही है कि वो भी आएंगे यहाँ पे, जब शपथ ग्रहण होगा तो पार्थ पवार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल विधानसभा में जय पवार मौजूद हैं, जो कि अजीत पवार के और सुनीता पवार के छोटे बेटे हैं। जी मीनाक्षी, जी, ये एक इंफॉर्मेशन है। मुझे ये जरूर पता था कि रात की मीटिंग में सुनेत्रा पवार, पार्थ और जय, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बताया था कि सुबह मीटिंग हुई सुबह, लेकिन केवल पार्थ पवार मिले। शरद पवार को पार्टी में जो बीते 12-14 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं उन सबकी जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने है। अब आप यूं कह सकते हैं कि रिश्तों से बड़ी कई बार कुर्सी होती है और कई बार कुर्सी के लिए भी रिश्ते जरूरी होते हैं। तो ये दोनों ही हैं, ये विडंबना है जो सियासत के साथ कुर्सी से भी रिश्ते बनते हैं, तो होंगे ना, गठबंधन इसीलिए होते हैं सर। बारामती में लोग अभी भी महाराष्ट्र लोग अपनी व्यक्त करने आ रहे हैं। जय पवार की तस्वीर जो है वो अभी जो कुमार राजेश हमें जानकारी दे रहे थे वो सब इस मीटिंग में मौजूद हैं। जी राहुल जी, एक तरफ ये मीटिंग चल रही है और अब सुनेत्रा पवार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि कौन सा मंत्रालय उनके पास होगा।
आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि उनको ये समझना है कि किसकी बात वो माने, किसकी बात ना माने, और कौन किस मंशा से उनको अपनी बात कह रहा है। ये बात पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने जो जिन पर विश्वास सर, बड़ी खबर दे दे, सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। आप सोचे सर, इंडिया टीवी पर एक बार यही खबर हम पढ़ रहे थे, अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए, फिर वो लड़ाई हमने दिखाई कि कैसे चुनाव का वो चिन्ह भी, घड़ी का निशान भी वो एनसीपी के हाथ गया। लेकिन आज की भी ये परिस्थिति है जब हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनसीपी विधायक दल के नेता सुनेत्रा पवार चुन ली गई हैं। जी राहुल जी, मैं ये बता रहा था कि पॉलिटिशियंस के लिए ये बड़ी मुश्किल होती है कि वो किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी मंशाओं के साथ उनको जानकारी देते हैं और अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं। तो सुनेत्रा पवार के लिए ये एक लर्निंग वो भी होगा कि किस तरह से वो समझें पूरी चीज़ को, और कौन अजीत पवार के सच में जो ऐसे लोग थे जो कि उनको अच्छी जानकारी देते थे या उनके करीब थे, उनके साथ वो बातचीत करें और उनको वो समझ आए कि आखिर आगे इस पार्टी को लेके कैसे जाना, क्योंकि अब पूरा दारोमदार उन पर है कि वो पार्टी को आगे कैसे लेके जाएंगी। सर, पूरा प्रोसेस हम एक बार बता देते हैं जो इस विधायक दल की मीटिंग में हुआ। एनसीपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वरिष्ठ एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा। छगन भुजबल और अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सुनेत्रा पवार एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई। तस्वीरें आपके सामने, हमारे सहयोगी कुमार राजेश जुड़े हुए हैं। कुमार, जानकारी के मुताबिक दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता के तौर पर सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा और छगन भुजबल अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बिल्कुल, यही जानकारी विधानसभा के अंदर से, विधान भवन के अंदर से निकल कर आ रही है मीनाक्षी की। दिलीप वलसे पाटिल जो कि कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शरद पवार के काफी करीबी रहे एक जमाने में, बाद में वो अजीत पवार के साथ आए, उन्होंने नाम का प्रस्ताव किया और उसके बाद बाकी के नेताओं ने इसका अनुमोदन किया है, जिसके बाद गट नेता या फिर ये कह सकते हैं कि विधायक दल का नेता जो है वो सुनेत्रा पवार को चुन लिया गया है। और जैसा मैं बता रहा था कि पहले वहां जाने के पहले सारे नेताओं के जैसे सुनेत्रा पवार भी अजीत पवार के दफ्तर में गई, वहां पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए अजीत पवार की तस्वीर को। उसके बाद वो मीटिंग में बढ़ी और उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल, पहले सुनील तटकरे ने ठीक 2:20 पर इस मीटिंग को शुरू किया। उन्होंने शुरुआती स्पीच जो है लोगों को संबोधित किया, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद दिलीप वलसे पाटिल उठे, उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो वहां पर नेताओं ने किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुनेत्रा पवार जो है वो एनसीपी की अब वो गट नेता यानी कि विधायक दल की नेता चुन ली गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, बड़ी खबर एक बार फिर आपको देते हैं। सुनेत्रा पवार एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई। अब से थोड़ी देर में ठीक शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया जब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ ले लेंगी। इसी के साथ एक नया इतिहास बन जाएगा। लेकिन इसे आज इन तमाम घटनाक्रमों के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ तस्वीरें तो देखिए हम अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन कुछ वो बातें जो शायद किसी फोन कॉल पे हो रही होंगी, कुछ वो बातें जो अलग अलग मीटिंग्स में हो रही होंगी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या एक बार फिर से सत्ता की एक नई जंग शुरू हो चुकी है? और इस बार चाचा भतीजे की जंग नहीं है, ये जंग और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये ससुर और बहू के बीच की जंग है। ये एक ननद और भाभी के बीच की जंग है कि सत्ता का अधिकार किसके पास है, विरासत की ये सियासत की लेगेसी को कौन संभालने जा रहा है। सचिन चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल तो आपसे यही है सचिन, जैसे आप पर्दे के पीछे का सारा हाल बता रहे हैं, ये तो वो तमाम तस्वीरें हैं, वो बयानात हैं जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। वो क्या चल रहा है? कहानी की ये जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से ये नेताओं के बयान आए, शरद पवार गुट ये चाहता था कि मर्जर पहले हो जाए, मर्जर करके दोनों पार्टी जो है उसका विलय हो जाए और फिर उसके बाद सत्ता में सहभागिता को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अजीत पवार के अंतिम संस्कार होने के बाद जिस तरह से शरद पवार गुट से एक नेताओं के बयान आने लगे मर्जर को लेकर, और जो मेरे सूत्रों की जानकारी है कि
उनके पार्टी के नेताओं ने कुछ अजित पवार गुट के विधायकों से संपर्क करना शुरू कर दिया था और तब ये जाकर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेताओं को और उनके बेटों को भी ये लगा था, सुनेत्रा पवार के, उनको ये लगा था कि कहीं ना कहीं मर्जर के रास्ते ये पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं है उनके धड़े पर, क्योंकि जब अजित पवार पार्टी से बाहर निकले थे वो अकेले थे, परिवार में अकेले पड़ गए थे और बाकी सब परिवार जो है एक साथ एक तरफ था, शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ में था। तो ये तय किया गया कि पहले सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, पार्टी पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो और फिर बाद में जो है सोचा जा सकता है मर्जर को लेकर। तो इसी रणनीति के तहत जो है प्रफुल्ल पटेल और कुछ नेता एक दिन पहले रात में जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मिले, दूसरे दिन भी उन्होंने सवा घंटे तक बातचीत की और पूरा रूपरेखा तैयार की कि किस तरह से जल्द जो है इनको शपथ दिलानी है, डिप्टी सीएम बनाना है और फिर जो है आगे पार्टी को एक तरह से मजबूत करना है। तो ये पहले रणनीति बनी और इसी कारण जो है सुनेत्रा पवार दोपहर तक साथ में थी, अस्थि विसर्जन तक साथ में थी। उसके बाद शाम को जब नरेश अरोड़ा पहुंचे जो संदेशा लेकर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का, उसके बाद मनाया गया सुनेत्रा पवार को और उन्होंने जो है वो उनके साथ मुंबई के लिए रवाना हो गई। अभी आपने एक शब्द बोला सचिन की पहले सुनेत्रा पवार को मनाया गया, तब वो तैयार हुई, पहले यानी चरण में वो तैयार नहीं थी, वो इस तरीके की किसी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रही थी जहां पर सीधा लेगेसी की वॉर दिखाई दे रही हो, लेकिन मौजूदा समय में पार्टी की मजबूती के लिए, विधायकों की एका के लिए उन्होंने इस फैसले पर राजी होना जरूरी समझा। ये एक तस्वीर जरा दर्शकों को हम दिखा दें। सुनेत्रा पवार विधान भवन के ही अंदर की ये तस्वीरें हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अजीत पवार को, अपने पति को। और जिस पार्टी की मजबूती की हम बात कर रहे हैं वो पार्टी की मजबूती किससे है? पार्टी की मजबूती और इस लिहाज से, मजबूरी भी और मजबूती भी। हाँ, जो बात आप कह रहे हैं राकेश, ये बात सही है और वही बात सचिन चौधरी बता रहे थे कि मर्जर की सारी बातें, वो सारी संभावनाएं तो आगे के लिए हैं। अभी वक्त की जरूरत ये है कि पार्टी को मजबूत रखा जाए, उनके हाथ में इस कमान को सौंपा जाए जहां पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सचिन, आप जो कह रहे थे कि ये एक नेचुरल ऑप्शन दिखाई दे रहा था पार्टी को भी, कि विधायकों की एका के लिए भी और पार्टी के मजबूती के लिए भी, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं पार्टी के पास। बिल्कुल, देखिए अजित पवार पार्टी से जब अलग हुए, मतलब उन्होंने जो एनसीपी दो धड़े में जब बढ़ गई, तो अजित पवार के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था और अजित पवार का एक तरफी राज जो है हो गया था और शरद पवार के रहते हुए उन्होंने उनसे ज़्यादा राजनीतिक सफलता हासिल की थी पार्टी के टूटने के बाद या पार्टी के दो धड़े होने के बाद। चाहे हम लोकसभा में हालांकि उनको ज़्यादा सीटें मिली थी शरद पवार को, लेकिन विधानसभा हो या फिर अभी नगर निगम के चुनाव हो या लोकल बॉडीज के चुनाव, तो दोनों जो है मर्जर को लेकर बातचीत तो चल रही थी, दोनों साथ भी आ रहे थे, भूमिका बनाई जा रही थी कि पहले लोकल लेवल पर हो, लेकिन अजित पवार के जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी पर कंट्रोल होना चाहिए, ये बात उनको समझाई गई और उसी के बाद जो है सुनेत्रा पवार रेडी हो गई। वो रेडी तो ऐसे भी तो राजनीति में थी ही, वो पहले से ही जो है अजित पवार के कार्यकर्ताओं से मिलते रही है, उनके गांव में जो कॉर्पोरेशन सहकारिता से लेकर अन्य जो उनकी प्रतिष्ठान है, उनकी बैठकें तो वो करती है, लेकिन जिस तरह से उनको सदमे में थी, जिस तरह से आघात था, असामयिक निधन क्या अजित पवार के, तो उस दौरान वो इन सब बातों को लेकर ज़्यादा सोच नहीं रही थी, लेकिन ये बातें उनको समझाई गई और उसके बाद वो राजी हो गई और फिर मुंबई के लिए रवाना हो गई। तो शरद पवार, उनके गुट का जो मर्जर का प्लान था कि मर्जर हो जाए पहले और फिर दोनों पार्टी जब एक साथ आ जाएगी तो फिर सत्ता के बंटवारे को लेकर आगे बढ़ा जाए, लेकिन सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, इन नेताओं ने ये समझा कि पहले हमारी पार्टी को बचाना है, हमारी पार्टी को खड़ा करना है, उसके बाद आगे की रणनीति जो है सोची जाएगी। और इसी प्लान के तहत ये पूरा जो है यहाँ पर आप विधायक नेता चुना गया, वो डिप्टी सीएम बनेगी, पार्टी की कमान भी संभालेगी, पार्टी को सबसे पहले एक साथ मजबूत करेगी, पार्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाएगा और उसके बाद आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। जी मीनाक्षी। जी सचिन, आप रहे हमारे साथ और यही तो विजय जी चर्चा चल रही है कि पहले आप अपना घर संभालते हैं, अपना मोर्चा मजबूत करते हैं, जो जब आपका अपना किला मजबूत हो जाता है तब फिर आप अपनी ताकत के साथ दूसरे से नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं, भले ही वो परिवार ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जैसे शुरू में बहुत अच्छे से डिफाइन किया, जब सुनेत्रा जी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, आपने कहा एक एक सीढ़ी जो वो है संभल कर चढ़ रही हैं और ध्यान रख रही हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। और उस विजुअल का एक और पोर्शन था कि सब लोग उनके पीछे चल रहे थे। इसी तस्वीर को उनको बनाकर रखने की ज़रूरत है कि सब लोग उनके पीछे चले। अब अभी तो
पार्टी के बारे में तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो उनको विधायक दल का नेता चुना गया है ताकि वो शपथ ले लें, वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, और उसके बाद होगा। अभी ये नहीं पता कि किसने किसको मनाया। सुनेत्रा जी के लिए किन किन को मनाया गया, अभी तो ये भी बाद में पता चलेगा आपको कि सुनेत्रा जी को ही बनाया जाए। और वैसे बाद में चुनौती है, पहले अभी जो साथ में बैठे हाँ, हैं, वही कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए, उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जो अंदर पार्टी में बैठे हुए हैं उनमें से किन किन को मनाया गया कि सुनेत्रा जी को बनाया जाए। और क्या होता है, रीजनल पार्टीज की ये बदकिस्मती कह लें या स्ट्रक्चर कह लें कि वो फाइनली वहीं पर पहुंचकर परिवार के पास पहुंच जाती है। तो ये उसमें इसमें कोई ऐसा मैं बहुत अचरज वाला नहीं है, वो आसान क्योंकि उसके बिना नहीं तो फिर सत्ता संघर्ष होगा। लीडरशिप प्रफुल्ल पटेल बनेंगे, सुनील तटकरे बनेंगे, कोई और बनेगा, तो उससे बेहतर है कि आप सुनेत्रा जी को बना दें। छगन भुजबल भी बड़े नेता हैं, छगन भुजबल तो जिंदगी भर का उनका सपना कौन कौन से रहे हैं वो आपको जानकारी है। तो और ओबीसी के बड़े लीडर भी हैं, मराठा लीडर भी है। तो अभी सुनेत्रा जी का बनना ये तय है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सुनेत्रा जी को ही नेता बनाया जाए। इस पर किन किन लोगों को मनाया गया, राजी किया गया, उनको भी पता था, लेकिन वो आसानी से मान गए नहीं मान गए, वो महत्वपूर्ण है बात। और सुनेत्रा जी जो इसको पूरी तरह से पकड़ में लेकर, ग्रिप में लेकर, गूंगी गुड़िया के समान बनाया क्या कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बना के बना दो, कामराज ने सोचा था बना दो, पीछे से सरकार चलाएंगे, बाद में इंदिरा गांधी दुर्गा बन के निकली। वैसे हिंदुस्तान गुड़िया रहेगी या दुर्गा बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिंदुस्तान के यदि महिला नेताओं को, फीमेल लीडर्स को देखे तो 99% ने बहुत मजबूती से काम किया जी। उनको कमजोर समझने की गलती आप मत कीजिए। वो ममता बनर्जी हो, वो जयललिता हो, वो मायावती हो, वो सुचिता कृपलानी हो। विजय जी, गेम को खेलने के लिए पहले गेम के तरीके समझने की जरूरत होती है। और जब इंसान समझ रहा होता है, सीख रहा होता है, तो वो चुप होकर सिर्फ सीखता है। और इसमें फर्क समझिए, इंदिरा गांधी जब लीडर बनी थी तो वो अपने बहुत बचपन से जवानी तक आने का युवा वाले थे। सुनेत्रा जी तो बचपन से अभी तक राजनीति की सारी चौसर को देख रही है ना, एक एक पहलू देख रही है कि वो कैसे चल रही है, कौन कितने नजदीक है, कौन कितना पास है और कौन कितना दूर है। लेकिन वो लगातार, अभी अपने रिपोर्टर ही बता रहे थे कि लगातार जो कोऑपरेटिव के सोसाइटी है ना, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बारामती की बैठक वो करती थी। तो बारामती कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैठक करने का तात्पर्य ये हुआ कि जहां से अजीत पवार जी ने शुरुआत किया था, अजीत पवार जी बारामती को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, जहां से उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि अजीत पवार जी बारामती की कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही राजनीति में कदम रखे थे और वहीं से सुनेत्रा जी ने शुरू किया था। जिस तरीके से सुनेत्रा जी आज विधायक दल का नेता चुनी गई हैं, पार्टी इस कोशिश में है कि बारामती विधानसभा सीट से उनको निर्विरोध चुन के लाया जाए। और मुझे लगता है कि अजीत पवार जी का जिस तरीके से सारी पार्टियों के साथ संबंध था, उसमें उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस भी कैंडिडेट नहीं देगी। अच्छा, एक महाराष्ट्र का कल्चर है। महाराष्ट्र में कभी भी अगर ऐसे डेथ होती है तो कैंडिडेट उतारते नहीं है। महाराष्ट्र में तो कल्चर चला आ रहा है, वो निर्विरोधी जीती जाएगी। कोई भी अगर विधायक की डेथ होती है और उसके अगर वाइफ या बेटा या बहू चुनाव लड़ते हैं तो कोई कैंडिडेट उतारता नहीं है। पिछले 12 चुनाव से ये रहा है, तो वो निर्दलीय चुनाव जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रही थी सर कि ये एक बयान की हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की, वो बयान है देवेंद्र फडणवीस का। समीर जी, देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि जो सुनेत्रा पवार तय करेंगी, जो वो चाहेंगी, वो सब उन्हें मंजूर है। अब अगर सुनेत्रा पवार ये चाहेंगी कि वित्त मंत्रालय जो है उनके पास आ जाना चाहिए, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को मंजूर होगा? देवेंद्र फडणवीस ये नहीं कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे मिलने आए थे, छगन भुजबल मिलने आए थे, और मैंने कहा कि भाई आपकी जो पार्टी तय करेगी हमें सब मंजूर है, आप अपना तय कीजिए। पार्टी में आप सुनीता पवार को बनाते हो, आप प्रफुल्ल पटेल को बनाते हो, आप किसी और तीसरे को लेके आते हो, उसको देवेंद्र फडणवीस को पार्टी में चलेगा। पार्टी में विधायक दल का नेता सुनीता पवार को तय किया, हमने उसको मान लिया। आप उसको कहते हो कि इसको मंत्री बनाना है, मंत्री बना देंगे। विभाग कौन से देना है, ये विभाग तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना। ये देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे कि भाई जो आबकारी विभाग था वो सुनीता पवार को देना है, जो युवा और खेल मामलों का मंत्रालय था अजीत पवार के पास वो उनको देना है, जो अल्पसंख्यक मामलों का विभाग अभी उनके पास था वो देना है, जो एग्रीकल्चर का अभी अजीत पवार देख रहे थे क्योंकि उनके जो मंत्री का इस्तीफा हो गया था काकोटे का, तो वो विभाग उनको देना है। वित्त मंत्रालय ऐसा बड़ा मंत्रालय जिसका 10 मार्च को बजट आने वाला है, वो क्या सुनीता पवार को देना है। तो मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस शायद अभी सुनीता पवार
को नहीं देंगे, क्योंकि अगले ही महीने बजट आने वाला है और सुनीता पवार का कोई बहुत अनुभव नहीं है चीजों को लेके। तो महाराज जैसे बड़े राज्य का जब बजट आ रहा है तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस कोशिश ये करेंगे कि भाई अभी बजट में लेके आऊंगा और बाद में कोई सीनियर लीडर अगर आता है उनकी तरफ से तो उसको वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, या वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी रह सकती है, कोई दूसरा बड़ा विभाग एनसीपी को दिया जा सकता है, उसमें चर्चा होगी। मुझे इस बात की संभावना कम लग रही है कि वित्त मंत्रालय भी सुनीता पवार को दिया जाए। हालांकि एनसीपी ने बहुत दबाव डाला है बीजेपी के ऊपर कि जितने विभाग अजीत पवार के पास थे वो सारे विभाग सुनीता पवार को दिए जाए। अब मुझे लगता है कि अब जब जाएंगे उसके बाद तय होगा कि इनको वित्त मंत्रालय मिलता है कि नहीं। गठबंधन की राजनीति में आप इसको थोड़ा फिनिश को समझिए। गठबंधन की राजनीति में चीफ मिनिस्टर वैसे कहने के लिए ये है कि उनके पास प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव कुछ नहीं होता गठबंधन की राजनीति में। गठबंधन की राजनीति में आपस में पार्टियों में समझौता होगा कि भाई ये मिनिस्ट्रीज ये डिपार्टमेंट्स हमें मिलेंगे और वो सारे डिपार्टमेंट अजीत पवार पार्टी के पास हैं। अब उनको तय करना कि वो किसको बना रहे हैं किसको नहीं बना रहे। आज की तारीख में केवल जो समीर जी की बात है मैं उससे सहमत हूं कि भाई बजट आना है तो वो एक पेज के तौर पे वो पढ़ देंगे कि नहीं अभी हम रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या कर सके। बाकी मिनिस्ट्रीज का बंटवारा चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होता गठबंधन में पहले ही बढ़ चुके होते हैं होता है कि कौन कौन बनेगा। मतलब डिपार्टमेंट पहले से मैं इस बात का मतलब विजय जी ये समझूं कि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास जाएगा। हाँ जाएगा और हो सकता है अभी भी रहे। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बजट अभी तुरंत आना है तो देवेंद्र जी समझाएं कि भाई अभी इसको रहने दीजिए। मैं देखता हूं क्योंकि वो तो पहले भी रह चुके हैं वित्त मंत्री और वो बजट को सुनेत्रा जी जो है अभी देवेंद्र जी से किसी तरह की डिमांड करने की स्थिति में नहीं है और ना ही करेंगी। अभी क्या होगा, अभी सहजता से उनका शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्रालय है सुनेत्रा जी को ही पता है कि वित्त मंत्री के तौर पे अभी हम बजट पेश करने की स्थिति में नहीं है, हालात भी ऐसे नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से दोनों व्यक्तियों के बीच में सहजता से सहमति बन चुकी होगी कि भाई वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। इसलिए इसको लेकर कोई किंतु परंतु मैं इस पे रिपोर्टर्स से ही थोड़ा और इनपुट ले लेती हूँ। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ये जो चर्चा चल रही है आप बताएं वित्त मंत्रालय को लेकर एक बात और दूसरा बजट पेश करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, इसे लेकर क्या चर्चाएं चली हैं, क्या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जो है वो बजट पेश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी अनुभव है और बजट कैसे आसान भाषा में समझना चाहिए उसको उन्होंने किताब भी लिखी है। देवेंद्र फडणवीस वित्त और जो प्लानिंग विभाग है, नियोजन योजना विभाग है, वो अपने पास ही रखेंगे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में लाडली बहन योजना और अन्य योजनाओं जो घोषित हुई है, जो चल रही है, जिस पर अमल चल रहा है, उसके कारण 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बर्डन सरकार पर है और उससे दूसरे विभागों के बजट में कुछ कटौती करनी पड़ रही है। साथ ही अजित पवार को लेकर जब वो उद्धव ठाकरे के सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी उन पर फंड को लेकर आरोप लगाए जाते थे। एकनाथ शिंदे के लोग, शिवसेना के लोग उनको नाराजगी जताते थे। वो तो तीनों की सरकार है यहाँ पर, देवेंद्र फडणवीस के मुखिया और तीनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी, इसलिए अजित पवार पर यह आरोप नहीं लगे। नहीं तो हमेशा ये आरोप लगते थे कि वो जो है पार्शलिटी कर रहे हैं, फंड नहीं दे रहे। तो ये काफ़ी जटिल डिपार्टमेंट है और इतने आसानी से इतनी जल्दी सुनेत्रा पवार या कोई दूसरा उसको समझ नहीं सकता है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस वो डिपार्टमेंट अपने पास ही रखेगा। जब किसी का निधन होता है या फिर वो डिपार्टमेंट किसी मंत्री को हटाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम के पास सभी विभाग आ जाते हैं। तो ये विभाग जो है सीएम अपने पास रखेंगे। एक्साइज और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो या फिर खेल मंत्रालय हो, आबकारी डिपार्टमेंट हो, ये जो है एनसीपी के पास दिया जाएगा। लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस अपने पास फाइनेंस रखेंगे और इस बार बजट भी वही पेश करेंगे। और उन्होंने कल बोला भी है कि अजित पवार ने कुछ बैठकें 8 फरवरी को बुलाई थी बजट को लेकर और रूपरेखा तैयार करने के लिए और उन्हीं के काम को वो आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि साफ उन्होंने संकेत दिया है कि मैं बजट को लेकर जो है आगे बढ़ूंगा, अजित पवार का काम मैं पूरा करूंगा। ठीक सचिन, आप भी और कुमार राजेश आप भी हमारे साथ बने रहे। कहानी कुर्सी की में हम चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। समीर जी, राहुल जी, विजय जी, राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।